Hello everyone. I hope that you are doing good and you really enjoyed my first class. That was chapter number 4, first class. In that class, I discussed e commerce and how technology influence our day to day life. Okay, in today's class, I am going to discuss lot of topics on difference between ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। पिछली क्लासेस में जो हमारे 4 क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चंस का हमने आंसर दिया था, जो कि कॉमन क्वेश्चन था दोस्तों। बट आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू कि आगे की भी आपकी क्लासेस में ऐसे कई सवाल के आपको जवाब मिलेंगे। तो आज की जो हमारी बेसिकली क्लास में हम ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे और ई कॉमर्स के बेनिफिट्स बताने जा रहे हैं कि ई कॉमर्स का बेनिफिट्स क्या होता है हमारे लिए। तो ये 2 टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए कि आज की क्लास में हम 2 टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक तो हमारा होगा ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स के बीच में डिफरेंस, और दूसरा टॉपिक हमारा होगा दैट इज बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों को क्लास के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट करते हैं, आप जो भी आप स्टडी मैट से स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें उसकी विजुअलाइजेशन करनी चाहिए। बगैर विजुअलाइजेशन का आप कोई भी कॉन्सेप्ट को रीड ना करें। देखिए, विजुअलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम उसको पीपीटी ही देख लें। विजुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ का उसका एग्जाम्पल हमारे पास होना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ का पहले एग्जाम्पल को डिस्कस करें और देन उसके बाद हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ें। अगर हम पहले प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, एक बात, वो जो एग्जाम्पल होना चाहिए वो एग्जाम्पल वाकई में रियल लाइफ का होना चाहिए, हंसी मजाक वाला एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ कई बार स्टूडेंट कहते हैं यार वो क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पूछा बेटे क्लास अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा? बोला टीचर हमेशा हंसाते रहे, पूरे क्लास में हंसाते रहे। अच्छा, इसका मतलब आपने क्लास नहीं देखा, आपने कोई जोकरिंग का पार्ट देखा। क्योंकि दोस्तों क्लास जो होता है वो क्लास तो लर्न करने की चीज होती है, सीखने की चीज होती है। क्लास इज नॉट अ प्लेस फॉर एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का जो प्लेस है उसके लिए मूवी हॉल है दोस्तों। मूवी हॉल जाना चाहिए, कुछ ऐसे हमें लाफिंग वाला पार्ट देखना चाहिए, कपिल शर्मा का शो देखना चाहिए एंजॉयमेंट के लिए। पर क्लास जो होते हैं ये बेसिकली हमारा स्टडी का पॉइंट होता है, स्टडी का प्लेस होता है, लर्निंग का प्लेस होता है, जहां पर हमें लॉट ऑफ थिंग्स को लर्न करना होता है। तो मेरा केवल पीपीटी ही उद्देश्य नहीं है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दे देता हूं तो वो भी एक विजुअलाइजेशन होगा। मतलब पहले आपके माइंड में एग्जाम्पल आना चाहिए, फिर दोस्तों कॉन्सेप्ट आना चाहिए, देन आपका वो स्टडी अच्छा स्टडी माना जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट रिटेन रहेगा लंबे समय तक। आइए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज हमारे को सबसे पहला काम करना है कि ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स के बीच में दोस्तों हम लोगों को डिफरेंस क्रिएट करना है। ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है। तो पहले मैंने पीपीटी बना रखे हैं, तो आइए एक बार पीपीटी से हम लोग इसे पहले फर्स्ट विजुलाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद जैसा कि आपको बताया गया है कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया होगा तो हम एग्ज़ाम के क्वेश्चन को भी देखेंगे, हम स्टडी मैट रीड करेंगे, स्टडी मैट के बाद हम कुछ पॉइंट्स लिखना भी सीखेंगे, और उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन बैंक से भी हम करेंगे, राइट। आइए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ एक बार इसका विजुअलाइजेशन करते हैं टॉपिक का। ठीक है दोस्तों, देखिए पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक किया था मुझे लगता है उसे रिवाइज कराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए रिवाइज कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी हमने टॉपिक किया था फ्रेंड्स पिछली क्लास में, वो टॉपिक हमारा बहुत सिंपल टॉपिक था और उसके हम लोग ऑलरेडी यूजर होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसे हमें रिवाइज कराने की ज़रूरत है।
वैसे अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता हो कि उसकी आपको कॉन्सेप्ट में कुछ किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप दोस्तों, मैंने जो नंबर्स हमारा है इसमें दिया गया नंबर है, इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहला ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में एक डिफरेंस आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों। क्या डिफरेंस जानते हैं हम लोग? कि ई कॉमर्स जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा होता है ये काम। और जो ट्रेडिशनल कॉमर्स होता है इसमें मैनुअल होता है, इसमें हम पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ई कॉमर्स में हम पेपर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ई कॉमर्स में हम ट्रेडिशनल कॉमर्स में पेपर का यूज करते हैं, ई कॉमर्स में तो देखो यही चीज यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर मैनुअल और पेपर का इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों। तो अगर हम मैनुअल और पेपर, देखिए यहाँ पर मैनुअल है और पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शन्स है। तो अगर मैनुअल और पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शन जैसे कि हम यहाँ से देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर बायर जनरेट्स किया परचेज ऑर्डर, ये परचेज ऑर्डर है दोस्तों, ये पेपर हो गया, ये पेपर हो गया। अब ये जो पेपर है इसको हम मेल करते हैं या इसको हम फैक्स करते हैं कंपनी को, मेल करते हैं या फैक्स करते हैं कंपनी को। तो यहाँ पर देखिए सप्लायर्स के जगह पर जब वो पेपर जाएगा तो उसकी एंट्री होगा। मान लो बाय पोस्ट किया आपने तो उसकी दोबारा एंट्री होगा, या फैक्स भी किया तो क्या करेंगे, फैक्स को पहले पेपर में निकालेंगे और फिर उसके बाद उसकी कंप्यूटर में एंट्री करेंगे। तो देखो यहाँ भी एंट्री हो गया। फिर यहाँ पर ये इनवॉइस, ये भी पेपर है, ये भी पेपर है सर, ये पेपर है। अब देखिए इस पेपर और मेल्स जो होता है, मतलब कंपनी जो आपके लिए इनवॉइस क्रिएट किया, वो इनवॉइस पेपर और मेल के थ्रू आपके पास फिर से यहाँ कस्टमर्स के साथ वो रिसीव हो जाता है, कस्टमर के पास आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पेपर का इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसका नाम मैनुअल कॉमर्स या ट्रेडिशनल कॉमर्स आप दे सकते हो। यही काम जब आप ई कॉमर्स में करते हैं तो देखिए आपके सामने है, यहाँ से ये ऑर्डर जो गया वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में गया, फिर ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट हुआ, एक मेल सेंड हुआ कस्टमर्स को, एक मेल सेंड हुआ सप्लायर्स को, तो सप्लायर और कस्टमर्स दोनों को मेल सेंड हुआ। फिर इधर वेयर हाउस में भी मेल गया, कहीं भी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कम से कम हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर शिपिंग के द्वारा प्रोडक्ट की डिलीवरी कस्टमर्स तक होता है, शिपिंग के द्वारा प्रोडक्ट की डिलीवरी कस्टमर्स तक होता है। ये हमारा पहला डिफरेंस हो गया, फर्स्ट डिफरेंस हो गया। अब आइए हम सेकंड डिफरेंस में आते हैं। क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस में जो प्रोसेसिंग, यही चीज जो इलेक्ट्रॉनिक होगा। अब आता है लोकेशन की बात। देखिए ध्यान से सुनेंगे, जो हमारा ट्रेडिशनल कॉमर्स होता है उस कॉमर्स में हम ऐसा लोकेशन ढूंढते हैं जो लोकेशन बायर और सेलर दोनों के लिए कन्वीनियंट हो। जैसे आप यहाँ पर देखिए प्लीज, ये जो हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, इस एग्जाम्पल्स ये आप भी देखे होंगे, आपके एरिया में कई सारे जगह पर हो सकता है हाट लगता हो, जैसे संडे को बाजार लगता है, मंडे को बाजार लगता है, ट्यूसडे को बाजार लगता है। तो ये जो बाजार लगते हैं ना दोस्तों, यहाँ पर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इस बाजार में जो कस्टमर्स आते हैं वो 40 किलोमीटर दूर से आएंगे, कभी नहीं आएंगे। 40 किलोमीटर दूर से कस्टमर कभी नहीं आएगा दोस्तों। ना बायर यहाँ सेलर आता है 40 किलोमीटर दूर से। तो बायर और सेलर दोनों के दोनों यहाँ पर कन्वीनियंट लोकेशन पे आते हैं, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी तक तय करते हैं। जो सप्लायर्स होता है वो भी और जो बायर्स होते हैं वो भी। मतलब कहने का ये हुआ कि जब हम ट्रेडिशनल कॉमर्स में जाते हैं तो लोकेशन वाला पॉइंट में हमें क्या लिखना होगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि ऐसा लोकेशन हम ढूंढते हैं जो लोकेशन बायर और सेलर दोनों के लिए कन्वीनियंट हो, दोनों के लिए कन्वीनियंट हो। ये तो हुआ यहाँ पर दोस्तों। देखिए अब अगर हम यही चीज आ जाते हैं, यही आपका बिग बाजार है, जैसे बिग बाजार में भी ये भी ट्रेडिशनल कॉमर्स हुआ दोस्तों। बिग बाजार हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, कोई आप फिजिकल मॉल में जाते हो, ये सब के सब आपका ट्रेडिशनल कॉमर्स में जाएगा। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स में एक ही चीज हमें लिखना है लोकेशन वाले पॉइंट के अंदर कि यहाँ पर बायर सेलर के लिए कन्वीनियंट लोकेशन होना चाहिए। अब आइए अगर हम ई कॉमर्स में आते हैं तो ई कॉमर्स में क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। ई कॉमर्स में जो सेलर्स होता है उस सेलर्स को मेन प्रॉब्लम होता है कि वो बायर्स तक कैसे पहुंचे, बायर्स तक कैसे पहुंचे। मतलब ये हुआ
कि जैसे अगर हम ये कहें, जब हम ऑनलाइन स्टोर्स में आते हैं, जैसे मैं अपनी एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मान लो मैं ऑनलाइन क्लास के लिए मैंने ई कॉमर्स सिस्टम स्टार्ट किया ऑनलाइन क्लास के लिए। तो दोस्तों हमारे लिए प्रॉब्लम अब ये होता है कि कलकत्ता के स्टूडेंट, दिल्ली के अदर पार्ट के स्टूडेंट, गुवाहाटी के स्टूडेंट हमारे क्लास को देखेगा कैसे, कैसे हमारे तक वो आएगा। तो हम क्या ढूंढते हैं कि कितने ऐसे वर्चुअल शॉपिंग मॉल है, वर्चुअल शॉपिंग मॉल। जैसे आप देखिए, जैसे शॉपिंग मॉल फिजिकल होता है ना, वैसे वर्चुअल शॉपिंग मॉल भी होता है। जैसे याहू का वर्चुअल शॉपिंग मॉल है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारा RM झा क्लासेस जो हमारा वर्चुअल स्टोर है, वो स्टोर याहू शॉपिंग के मॉल में लिस्ट हो जाए, ताकि याहू शॉपिंग मॉल के पास कम से कम 4 से 5 करोड़ कस्टमर विजिट करते हैं। तो हम अब यहाँ क्या चाहेंगे लोकेशन में, कि ऐसे जितने भी साइट्स हैं जो कि शॉपिंग साइट्स हैं, शॉपिंग मॉल हैं, वर्चुअली शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर हमारी वेबसाइट की लिंक होनी चाहिए, वहाँ पर हमारी वेबसाइट की लिस्टिंग होनी चाहिए। अगर हमारी वेबसाइट की वहाँ पर लिस्टिंग नहीं होती है दोस्तों, तो जो कस्टमर्स उस वेबसाइट को हिट करता है, वो कस्टमर हमारा सामान नहीं खरीद पाएगा। तो हमें अपने सामान को खरीदवाने के लिए, उस कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए, हमें हर उस लोकेशन पे अपनी वेबसाइट की लिंक छोड़नी होगी, जहां से हम कस्टमर्स को कलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर्स को हम हिट कर सकते हैं। देखिए ये हमारा हुआ, दैट इज लोकेशन। तो मैं फिर से अब कंक्लूड करना चाहूंगा कि जब आप ई कॉमर्स में लिखोगे लोकेशन, तो वहां आपको लिखना पड़ेगा कि आपको हर जगह विजिबल होना पड़ेगा। अब मैं इसमें एक पॉइंट और आपको ऐड करना चाहूंगा अपने तरफ से, राइट। जैसे अब देखो, मैंने ऐसा केवल RM झा classes.com बना दिया और मैंने ऐप नहीं बनाया। तो जितने स्टूडेंट मोबाइल से देखना चाहेंगे हमारी क्लास, उससे तो हम दूर हो गए, वहां तो हम विजिबल नहीं हुए। मतलब आज के डेट में अगर देखा जाए तो कंपनी को, ई कॉमर्स कंपनी को मोबाइल में भी अपीयरेंस दिखानी पड़ेगी, मतलब मोबाइल ऐप भी बनाना पड़ेगा। अब आइए मोबाइल ऐप में आते हैं। आपने क्या किया, केवल एंड्रॉयड के लिए ऐप बना दिया, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और आपने ऐप एप्पल स्टोर के लिए नहीं बनाया दोस्तों। फिर आप, जितने पर्सन के पास एंड्रॉयड फोन होगा वो तो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा, वो तो आपकी सर्विस एक्वायर कर लेगा, लेकिन उसके लिए क्या, जिसके पास एप्पल का फोन है वो तो आपके प्रोडक्ट परचेज ही नहीं कर सकता है। मतलब आपको एंड्रॉयड के लिए भी ऐप बनाने पड़ेंगे, एप्पल के लिए भी ऐप बनाने पड़ेंगे। जितने ऐसे मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे ब्लैकबेरी है, आपको ब्लैकबेरी के लिए बनाने पड़ेंगे। ऐसे हर एक मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोनी फोन के लिए बना लो या आप सैमसंग के लिए बना लो। देखो सोनी और सैमसंग की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि उस स्मार्टफोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको विजिबल होना है, ना कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मोटरोला पे अब विजिबल होना चाहिए। मैंने ये सब नाम भी नहीं लिया आपको, मैं केवल, हाँ एप्पल, आप कहेंगे सर आपने एप्पल का नाम लिया, सर एप्पल अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, तो सर हमें उसका नाम तो लेना पड़ेगा। ब्लैकबेरी के जितने भी फोन आते हैं, सर ब्लैकबेरी अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, हमें उसका नाम तो लेना पड़ेगा। विंडोज अपना अलग फोन यूज करता है, सर हमें विंडोज का नाम लेना पड़ेगा। तो जितनी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपका ऐप अवेलेबल होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आपको www, मैं यहां नोट कर रहा हूं दोस्तों, एक तो आपको www में भी रहना है। www का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं amazon.in, देखिए अमेजॉन यहाँ पर अपना वेबसाइट भी बनाया दोस्तों, साथ में अमेजॉन को अपना ऐप भी बनाना पड़ेगा विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। उतना ही नहीं, अब इनकी लिंक उन्हें डिफरेंट शॉपिंग सेंटर पे देना पड़ेगा, ताकि हर जगह से कस्टमर्स के लिए वो विजिबल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर फिजिकली कस्टमर्स तो आते नहीं हैं। तो हमने अभी 2 पॉइंट किए हैं दोस्तों। अब मैं चाहूँगा, देखो इसमें पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है, तो विजुअलाइजेशन और साथ में स्टडी मटेरियल का रीडिंग थोड़ा साथ साथ होते रहे। 1-2 पॉइंट इसका किया, फिर वहाँ से रीड कर लिया, तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए अब मैं चाहूँगा
कि आपको मैं पहले स्टडी मटेरियल से इसे रीड करा दूं दोस्तों। तो आइए स्टडी मैट से इसको हम थोड़ा रीडिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। ये काम हम साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस हमारा डेफिनीशन है, जो कि आपको मैंने बताया। डेफिनीशन में ट्रेडिशनल कॉमर्स जो होता है, इसमें एक्सचेंज जो होते हैं गुड्स के, सर्विस के, जो एक्सचेंज होगा, ये एक्सचेंज दोस्तों मैनुअल होता है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक होता है। बस ये ध्यान रखना हमें। जब हम ई कॉमर्स में जाते हैं तो जितना भी यहाँ एक्सचेंज होता है ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है। अब आप कहेंगे सर एक्सचेंज वर्ड क्यों इस्तेमाल किया है? सर जितने भी कॉमर्स के एक्टिविटीज होते हैं ना, हर कॉमर्स एक्टिविटीज में तीन चीज का एक्सचेंज होता है, तीन चीज का एक्सचेंज होता है। आइए सर यहाँ पर हम आपको ये तीनों एक्सचेंज बता दें। देखिए नोट कर सकते हैं आप, एक्सचेंज इन बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के बीच में क्या क्या चीज एक्सचेंज होता है? तो देखो पहला एक्सचेंज होगा बायर और सेलर के बीच में, एक्सचेंज ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन, जैसे प्रोडक्ट का डेटा, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी। अच्छा कंपनी को चाहिए आपके बारे में जानकारी, मतलब बायर के बारे में जानकारी। बायर को चाहिए सेलर कौन है, सेलर क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, तो सेलर और सेलर के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, उसकी प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। और सेम सेलर को भी चाहिए बायर के बारे में जानकारी कि उसके सामान कौन खरीद रहा है, उसका सामान खरीद कौन रहा है, वो कहाँ पर रहता है, वो कहाँ पर रहता है। तो ये जानकारी दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है, तो इसको हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। सेकंड नंबर का जो एक्सचेंज होता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ मनी। मनी एक्सचेंज होता है, जैसे बायर पैसा देता है और सेलर पैसा लेता है, तो ये मनी का एक्सचेंज हो गया। बगैर मनी एक्सचेंज का कोई भी सेल परचेज नहीं होता दोस्तों, तो मनी एक्सचेंज हो गए। अब आइए तीसरे नंबर पे आते हैं एक्सचेंज के बारे में। तो सर तीसरा नंबर का एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज। अब होगा गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज, गुड्स और सर्विस एक्सचेंज। तो देखिए तीन एक्सचेंज होता है बायर से सेलर के बीच में। अगर आपका ट्रेडिशनल कॉमर्स होगा तो सर ये तीनों के तीनों एक्सचेंज जो होगा वो फिजिकल होगा, ये मैनुअल होगा, पेपर बेस्ड होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होगा तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिकली होगा। कई लोग यहाँ पूछते हैं सर ये गुड्स का एक्सचेंज भी इलेक्ट्रॉनिक होगा क्या? सर मैंने पिछली क्लास में, पहली क्लास में बताया था कि कई गुड्स ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सॉफ्टवेयर खरीदा किसी कंपनी का, तो सॉफ्टवेयर का जो एक्सचेंज होगा ना वो एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिकली होगा। गुड्स भी इलेक्ट्रॉनिकली मूव करेगा, गुड्स भी इलेक्ट्रॉनिकली मूव करेगा, तो एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर है सर्विस। सर्विस तो दो तो इलेक्ट्रॉनिक मूव कराने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्विस तो फिजिकल होती ही नहीं है, सर्विस तो इनविजिबल होता है। तो इनविजिबल सर्विस में जैसे मान लो आप टिकट परचेज कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है सर? टिकट परचेज कर रहे हैं, रेलवे का टिकट परचेज कर रहे हैं, एरोप्लेन का टिकट परचेज कर रहे हैं, तो सर निश्चित रूप से ये जो सर्विस है इसको एक्सचेंज किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में। आपने एक मैसेज कर दिया कि आपका फलाने फ्लाइट में टिकट बुक हो गया, आपने एक मैसेज कर दिया कि आपका फलाने रेल में आपका टिकट बुक हो गया, इतने तारीख को बुक हो गया। तो सर ये काम तो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में। लेकिन हाँ जैसे मान लीजिए गुड्स भेजना है सर, तो ये गुड्स भेजना है, ये इलेक्ट्रॉनिकली नहीं जा सकता, बट ऑब्वियसली इसके लिए डिलीवरी का मोड वही होगा जो ट्रेडिशनल वाला होगा। तो देखो यहाँ पर एक्सचेंज, लेकिन अब देखो मनी एक्सचेंज हो गया या डेटा का एक्सचेंज हो गया, तो डेटा एक्सचेंज के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली होता है, ईडीआई का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का इस्तेमाल होता है, राइट। ये हमारा हो गया, दैट इज ई कॉमर्स में और ट्रेडिशनल कॉमर्स के बीच में डिफरेंस का पहला पॉइंट। अब आइए सेकंड आता है लोकेशन। मैंने आपको बोला था लोकेशन के बारे में। देखिए एक बार पढ़ना है आपको, जरूर पढ़ना है एक बार। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इट रिक्वायर्स अ मार्केट प्लेस टू ऑपरेट, मतलब इसको चाहिए मार्केट प्लेस ऑपरेट करने के लिए ई ट्रेडिशनल कॉमर्स में।
Generally, it is preferred to set up stores at location where there is a little competition and location is convenient for both customers and owners. मतलब हम ऐसा जगह स्टोर खोलना चाहते हैं जहां कंपटीशन कम हो और जो लोकेशन सेलर बायर सेलर्स दोनों के लिए कन्वीनियंट हो, ऐसे जगह हम लोकेशन को ऑपरेट करना चाहते हैं। इसके लिए हमें मार्केट चाहिए, मार्केट प्लेस चाहिए होता है। अब आइए देखो यहाँ पर लिखा कि इट रिक्वायर्स मार्केट स्पेस। अब दोनों में बहुत डिफरेंस है। मार्केट प्लेस हो गया फिजिकल, मार्केट स्पेस हो गया वर्चुअल। वर्चुअल सैटेलाइट में आपको स्पेस चाहिए, ऑनलाइन स्पेस चाहिए। देखो दोस्तों, ये जो वर्ड इन्होंने बोला कि इट रिक्वायर्स मार्केट स्पेस, ध्यान दीजिए, अब यही सब वर्ड टेक्निकल वर्ड है सर, यही सब टेक्निकल वर्ड है। तो इसको मार्केट स्पेस चाहिए। मार्केट स्पेस का मतलब जैसे आप कहते हैं ना, आपका जैसे गूगल प्ले स्टोर है, तो गूगल प्ले स्टोर क्या स्पेस है जहां पर आपका ऐप इंस्टॉल होता है, जहां पर आपका ऐप अपलोड होता है, वहीं से तो लोग उसे यूज करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप अपना वेबसाइट कहाँ होते हैं जी, वर्चुअल स्पेस में होता है। वेबसाइट की होस्टिंग होती है। जैसे आप कभी वेबसाइट बनाओगे ना अपने कंपनी का, तो आपको स्पेस खरीदना पड़ेगा। आपको मैं बताऊं दोस्तों, जैसे मैं आपको बता दूं 1 मिनट में, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा GoDaddy.com। GoDaddy, आजकल टेलीविजन पे भी ये बहुत ज्यादा ऐड आता है GoDaddy का। GoDaddy क्या है? GoDaddy मार्केट स्पेस बेचता है। GoDaddy मार्केट स्पेस बेचता है। अब देखो कैसे मार्केट स्पेस बेचता है, मैं 1 मिनट आपका लूंगा, तभी मैंने कहा था इसको हम साथ साथ कर लेते हैं, 2-2 पॉइंट करके कर लेते हैं। आइए मैं आपको बता देता हूं, बस 1 मिनट हमें लगेगा। ये देखिए GoDaddy ने क्या किया, अभी आप समझ जाएंगे। GoDaddy ने क्या किया दोस्तों, किसी जगह पर लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बना लिया, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बना दिया, बहुत लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बना दिया। मतलब स्टोरेज कैपेसिटी क्या, तो यहाँ पर हार्ड डिस्क बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कि पूरी दुनिया का अगर डेटा उसमें डाल दिया जाए तो इनका स्पेस कम नहीं पड़ेगा। पूरी दुनिया का डेटा डाल देंगे तो भी इनका स्पेस कम नहीं पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों क्लाउड, या इसी को हम कहते हैं वर्चुअल स्पेस। वर्चुअल स्पेस। अब पता है इन्होंने क्या किया, स्पेस को इन्होंने पूरी दुनिया को कह दिया कि तुम्हें इस स्पेस में आना है क्या। मतलब पूरी दुनिया में इनका प्रेजेंस, आप इंटरनेट से इस स्पेस को यूज कर सकते हो, कहीं से भी, इंटरनेट से कहीं से भी आप इस स्पेस को यूज कर सकते हो, किसी भी लोकेशन से आप इस स्पेस को यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, जैसे मेरे वेबसाइट का नाम है rmjhaclasses.com, rmjhaclasses.com। तो मैंने इस GoDaddy वाले को 5,000 रुपया दिया, 5,000 रुपीज दिया, और इसमें से मैंने कुछ स्पेस परचेज किया, इनसे मैंने कुछ स्पेस को परचेज किया और वहां पर अपनी वेबसाइट को मैंने अपलोड कर दिया, मतलब होस्ट कर दिया। इसको हम कहते हैं वेबसाइट की होस्टिंग। वेबसाइट की इसको कहते हैं दोस्तों होस्टिंग। मैंने इसमें वेबसाइट को होस्ट कर दिया। अब देखो ये जगह में हमने वेबसाइट होस्ट कर दिया। ये जगह ऐसा जगह है दोस्तों जो पूरे वर्ल्ड में विजिबल है। GoDaddy का ये जो स्पेस है ये पूरे वर्ल्ड में विजिबल है, कहीं से भी यूज हो सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, कोई कंपनी यूज कर सकता है, कोई इंडिविजुअल यूज कर सकता है। तो मैं ऐसे जगह पर हमारे को स्पेस चाहिए होता है, और जो जितना स्पेस लेगा इस जगह पर उसको उतना पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, हर साल हमें अपने स्पेस को रिन्यू कराने पड़ते हैं, मतलब हर साल हमें GoDaddy वाले को पैसा देना पड़ता है उसकी जगह यूज करने के लिए। ऐसे ही अगर हम आ जाएं तो ऐप के लिए, देखिए ऐप के लिए जो मोबाइल ऐप होता है, इसके लिए जैसे गूगल का प्ले स्टोर, गूगल का प्ले स्टोर। अब जैसे मेरा ऐप भी है तो RM झा क्लासेस का ऐप भी है हमारा। हमारा ऐप कहाँ स्टोर है सर? हमारा ऐप गूगल के प्ले स्टोर पे है, तो हमने गूगल प्ले स्टोर वाले को भी पैसा दिया। देखिए इधर गूगल प्ले स्टोर वाले से स्पेस लिया, वहाँ पैसा देना पड़ा। इधर हमने वेबसाइट में गया तो वेबसाइट के लिए हमें GoDaddy वाले को पैसा देना पड़ा। ऐसे ही गूगल भी अपना प्ले स्टोर, बहुत हैवी प्ले स्टोर बना रखा है दोस्तों, गूगल का अपना प्ले स्टोर है।
राइट, उनका अपना स्पेस है जैसे GoDaddy का स्पेस है, लेकिन हाँ फ़र्क इतना है कि GoDaddy पे आप ऐप स्टोर नहीं करते, वहाँ पर आप वेबसाइट स्टोर करते हैं, यहाँ पर आप ऐप स्टोर करते हैं, तो दोनों अलग अलग चीज़ के लिए स्पेस है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने यही बात बोला कि एक जगह पर हमें क्या चाहिए दोस्तों, मार्केट स्पेस चाहिए, एक जगह पर हमें मार्केट प्लेस चाहिए। अब ये बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया दोनों में। अब आगे आइए क्या कहता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू दैट वेबसाइट शुड बी हाईली विजिबल एंड ईजी टू फाइंड। आपका वेबसाइट जो होना चाहिए हाईली विजिबल होना चाहिए, मतलब आपका वेबसाइट हर एक शॉपिंग साइट पे होना चाहिए, हर एक वर्चुअल शॉपिंग मॉल पे होना चाहिए। प्लेसमेंट ऑफ लिंक टू द वेबसाइट इज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रैफिक फॉर ऑनलाइन मॉडल। आपके पास कितने कस्टमर्स आएगा, कितना कस्टमर आपके वेबसाइट को देखेगा, ये डिपेंड करता है कि आप किस किस जगह पर, ट्रैफिक का मतलब दोस्तों कितने लोग आपके वेबसाइट को विजिट करता है, ये डिपेंड करेगा आपका वेबसाइट कहाँ कहाँ विजिबल है, किस किस लोकेशन पे विजिबल है। जैसे आजकल लोग अपना फेसबुक में भी अपनी वेबसाइट का नाम डाल देता है ताकि कुछ कस्टमर फेसबुक से विजिट कर ले। व्हाट्सएप के द्वारा भी आप अपने ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हो, आप मतलब वहाँ लिंक दे के इंक्रीज कर सकते हो। आप याहू के शॉपिंग सेंटर से अपने वेबसाइट के लिंक को इंक्रीज कर सकते हो, राइट। अब देखो कहता है फॉर एग्जांपल online model could choose to locate itself in a virtual mall such as Yahoo Shopping to gain access to all the traffic that flows through the mall। मतलब Yahoo Shopping के मॉल से जितने भी लोग वहाँ से मूव करेगा, जितने भी लोग उसके कस्टमर्स होगा उस शॉपिंग मॉल का, उतने लोग, अगर आपका स्टोर वहाँ पर होता है तो उतने लोग आपके वहाँ पर वेबसाइट को देख लेगा। ये तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है दोस्तों। जैसे आप किसी मॉल में जाते हो, लेटेस्ट से फिजिकल मॉल में जाते हो, अगर किसी फिजिकल मॉल में 5000 आदमी डेली जाता है तो जितना वहाँ स्टोर्स खुला होगा वो 5000 आदमी देखेगा, 5000 आदमी उसको एक्सेस मिला। और कोई मॉल ऐसा है दोस्तों जहाँ पर 500 लोग जाते हैं, इसका मतलब वहाँ ट्रैफिक कम है, तो वहाँ दो और ना दो बात बराबर है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि हम वो 500 को भी क्यों छोड़ें, तो वहाँ भी आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी, वहाँ भी आपको अपना स्टोर ओपन करना पड़ेगा। आपको लगता है कि इंडिया में जो शनि बाजार, मंगल बाजार, ये बाजार का कॉन्सेप्ट हिट हो रहा है, तो आपको वहाँ भी अपना स्टोर दिखाना पड़ेगा, स्टोर खोलना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को आप एक्सेस कर सकें। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर समझना है। अब आइए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा है साइज को लेके। देखिए साइज को लेके ये हमने याहू के बारे में बताया, याहू पे के शॉपिंग सेंटर के बारे में जो आपका एग्जाम्पल भी था इंस्टीट्यूट का। अब साइज के बारे में दोस्तों देखिए, जरा ध्यान दीजिए कितना हेवी ट्रैफिक है यहाँ पर, कितना हेवी ट्रैफिक है। देखो जब हम जाते हैं साइज को लेके तो ट्रेडिशनल कॉमर्स में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा स्टोर होगा उस स्टोर का साइज कितना होगा। अब इसमें डिपेंड करता है कि हम क्या सामान बेच रहे हैं, उस सामान की साइज कितनी है और उसकी कितनी संख्या हम रख रहे हैं, और कितने कस्टमर्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एट ए टाइम, कितने कस्टमर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं एट ए टाइम। जैसे बहुत सिंपल सी बात बता देता हूं दोस्तों, अब मान लीजिए अगर मुझे कोचिंग क्लास चलानी है, मुझे कोचिंग क्लास चलानी है, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं 100-150 स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा एक बार में, तो मुझे हॉल बड़े रखने पड़ेंगे। अगर मैं छोटा हॉल रख लिया तो 100-150 स्टूडेंट को कैसे पढ़ाऊंगा। अच्छा उतना ही नहीं, मान लीजिए जहाँ पर हमारा कोचिंग सेंटर होगा, हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि स्टूडेंट, अगर हमारे आने वाला स्टूडेंट जो हमारे कोचिंग सेंटर तक आता है वो कार से आता है या वो मोटरसाइकिल से आता है या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करके आता है। अगर वो कार से आता है, अपने कार से आता है, तो उनके कार की पार्किंग भी हमें देने पड़ेंगे। और हमें अगर सपोज करो हमने किसी गली में जाके कोचिंग खोल लिया तो स्टूडेंट तो वहाँ तक हमारे पास जाएगा ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी कार ही वहाँ तक नहीं जाएगा। तो उसकी कार अगर वहाँ तक नहीं जाता तो स्टूडेंट हमारे तक नहीं आएगा। तो जब हम स्टोर कोई भी परचेज, स्टोर का साइज देखते हैं दोस्तों, तो साइज में 3 चीज़ बहुत महत्व है। जो फिजिकल की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिकल की मतलब ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूँ, सबसे पहला चीज़ हमें ये देखना पड़ता है कि हम क्या बेच रहे हैं या क्या सर्विस दे रहे हैं। अगर हमें
जो बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट का साइज ज़्यादा है तो हमें स्टोर के साइज भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर उसकी संख्या ज़्यादा है तो हमें उसके आधार पे भी साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा। साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एट ए टाइम कितने विजिटर्स आता है, एट ए टाइम कितने विजिटर्स आता है। अगर ज़्यादा विजिटर्स आता है एट ए टाइम तो उस हिसाब से हमें साइज को एक्सपैंड करना पड़ेगा, स्टोर के साइज को। साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे तक जो विजिटर्स आते हैं, मतलब जो कस्टमर्स आते हैं, वो कस्टमर्स क्या कार वाले हैं? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे जगह पर आपने जाके स्टोर ओपन कर दिया और कार से आने वाले लोग आपके कस्टमर्स हैं, तो क्या कार से यहाँ आ पाएंगे? यहाँ तो पैदल चलना मुश्किल है दोस्तों, यहाँ तो पैदल चलना मुश्किल है। तो देखो ये ट्रेडिशनल कॉमर्स में हुआ। अब अगर हम साइज को लेके जाते हैं ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स में, तब यहाँ देखिए, यहाँ हमारा एग्जाम्पल बदल गया दोस्तों। आप लोग नोटिस किए होंगे कई बार जब आप वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, कंपनी का वेबसाइट, या आप ऐप को एक्सेस करते हैं दोस्तों, कई ऐसे ओकेजन आता है जिस ओकेजन में उस कंपनी के पास नंबर ऑफ कस्टमर्स एट ए टाइम इंक्रीज हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आईसीआई का जब रिजल्ट आता है तो आईसीआई का वेबसाइट जो होता है हैंग हो जाता है, वो काम का नहीं होता है, और उस समय यही एरर मैसेज आता है। ये देखिए एरर मैसेज आ रहा है। बताइए एरर मैसेज क्यों आ रहा है दोस्तों? कि वेब पेज नॉट फाउंड, एरर आ गया, पेज ही नहीं मिल रहा है। मतलब जिस पेज को आप क्लिक कर रहे हो ना, पेज नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको रिजल्ट देखनी है ना, तो रिजल्ट वाले पेज पे आप क्लिक करेंगे, रिजल्ट वाला पेज खुलेगा नहीं और ये मैसेज फट से वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। बताइए क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अभी यूज कर रहा है सर। जितना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उस वेबसाइट को यूज करेगा उतना ही ये हैंग होगा। तो देखो ये इसलिए होता है, लेकिन इसके लिए अगर दो चीज पे ध्यान दिया जाए ई कॉमर्स वाले, तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। दो चीज पे आपको ध्यान देना है। एक तो आपको ध्यान देना है, अब मैं आपको एज ए ई कॉमर्स सेलर बता रहा हूं, एक तो दोस्तों अपना बैंडविड्थ इंक्रीज करके रखना है, और दूसरा चीज आपको प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ा के रखना है। प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है रिक्वेस्ट का, वो कंप्यूटर थोड़ा प्रोसेसिंग स्पीड उसकी ज्यादा होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बोलता हूं, आप नोटिस करके घर पे करके देख सकते हो, यही है विजुअलाइजेशन। आप अपने घर के कंप्यूटर पे एक काम करो, 30-40 एप्लीकेशन एक साथ खोल दो। जैसे आप अपना 4-5 वेबसाइट खोल दो, उसके बाद आप क्या करिए, उसमें मूवी प्ले कर दीजिए, उसके बाद आप उसमें कुछ डाउनलोड के लिए लगा दो, उसके बाद उसमें किसी ऐप के अपडेट के लिए लगा दो। उसमें अगर आप जितने सारे एप्लीकेशन को ऑन करोगे तो आप क्या देखोगे कि आपके लैपटॉप का स्पीड स्लो होता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जब आप ज़्यादा उसके लिमिटेशन से, जब ज़्यादा प्रोसेसिंग लिमिटेशन से जब ज़्यादा चीज़ों को आप ओपन कर देते हो तो दोस्तों हैंग कर जाता है आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप जो होता है हैंग कर जाता है, राइट। और ये बहुत लोगों को होता है। बहुत लोग कहते हैं सर हैंग करने का मतलब नहीं समझ आया। हैंग करने का मतलब समझा देता हूं। जब क्लोज बटन पे आप क्लिक करते हो ना, तो ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, पूरी स्क्रीन व्हाइट हो जाएंगे, आपका कोई भी की काम नहीं करेगा, सारे की काम करने बंद कर देगा आपका, राइट। माउस काम करना बंद कर देगा, मतलब वो कंप्यूटर आपसे इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद आप उसे क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, रीबूट करते हैं, या आप एप्लीकेशन को एंड करते हैं टास्क बार में जाके, कुछ एप्लीकेशन को एंड करते हैं टास्क बार में जाके, तब जाके वो एप्लीकेशन खुलता है, मतलब वो मोबाइल ओपन होता है। दोस्तों इसमें दो ही चीज है, राइट। एक तो मैंने कहा प्रोसेसिंग स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी अपने सिस्टम का, जहां पर प्रोसेसिंग हो रहा है, जहां की वो कितने कंप्यूटर यूजर्स को एट ए टाइम प्रोसेस कर सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हुआ। अब दूसरा आ जाइए बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है दोस्तों? तो बैंडविड्थ होता है डेटा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन चैनल। आप इसको नोट कर लीजिए, बैंडविड्थ वाले पार्ट को आप नोट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। बैंडविड्थ आप लिखेंगे, बैंडविड्थ रेफर्स टू
डेटा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन चैनल। जो ट्रांसमिशन चैनल होता है उसकी डेटा कैरिंग कैपेसिटी क्या है? तो डेटा कैरिंग कैपेसिटी को हम कहते हैं बैंडविड्थ। जैसे आप लोग याद करिए, आप घर में भी इस चीज को यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं दोस्तों 5 Mbps, तो कई लोग कहते हैं 50 Mbps, हमारा नेट तो 50 Mbps का है। कई लोग कहते हैं हमारा नेट तो 30 Mbps का है। आजकल तो 100 Mbps भी यूज होने लगा है। तो ऐसे अगर आप सर्विस देते हैं, अगर आप ई कॉमर्स की सर्विस देते हैं, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो वेबसाइट होगा उस वेबसाइट में जो स्पीड आप लेते हैं बेटे, वो स्पीड मतलब आपको जो रास्ते हैं उसकी चौड़ाई आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझो, आप सपोज करो किसी रूम में प्रोसेसिंग कर रहे हो और उस रूम में कस्टमर्स को आने हैं और आपने रूम में गेट की चौड़ाई छोटी कर दी, गेट की चौड़ाई नैरो कर दिया, तो एट ए टाइम कितने कस्टमर आएंगे? भीड़ लग जाएंगे गेट पे। लेकिन आपने गेट की चौड़ाई इंक्रीज कर दिया, तो जितनी ज्यादा गेट की चौड़ाई आप इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा पीपल एक साथ आपके उस स्टोर में आ पाएगा और उस स्टोर में आके आपसे बातचीत करना या सामान खरीदना। तो सेम होता है कि जितने भी ई कॉमर्स के साइट होते हैं, ये देखिए जैसे हम कहते हैं www.flipkart.in। अब इसमें डिपेंड करेगा कि इसका बैंडविड्थ कितना है। अब इसका बैंडविड्थ अगर लेटेस्ट से यहां पर अगर हम बैंडविड्थ देते हैं इसका 50 Mbps का, 50 Mbps का, तो 50 Mbps से ज्यादा, इससे मतलब 50 Mbps से जैसे ज्यादा डेटा आएगा इसके पास, जैसे ज्यादा रिक्वेस्ट आएगा इसके पास, ये हैंग करना शुरू कर देगा। इसलिए हमें ये देखना पड़ता है कि कितनी कस्टमर्स हमारे पास आएगा, उस हिसाब से हमें अपने बैंडविड्थ को इंक्रीज करके रखना चाहिए दोस्तों, और उसी हिसाब से हमें प्रोसेसिंग पार्ट को भी बढ़ा के रखना चाहिए ताकि हमारा वेबसाइट हैंग ना करे और हमारा वेबसाइट कंटिन्यूअसली चलता रहे। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब आइए नेक्स्ट अगर हम आते हैं यहाँ पर, तो देखिए देखिए साइज हमारा हो गया, ये हमारा गेटवे टाइम आउट है। गेटवे टाइम आउट है मतलब आपका वेबसाइट ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपका वेबसाइट, ये सब होगा तभी जब बैंडविड्थ कम होगा और प्रोसेसिंग पावर कम होगा। अब आइए मार्केटिंग में देखो, अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स में जाए तो यहाँ मार्केटिंग वन वे होता है। देखो वन वे मार्केटिंग कितना अच्छा विजुअलाइजेशन है। वन वे मतलब आपने क्या किया, एक पैम्पलेट बना दिया, एक पोस्टर बना दिया, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना दिया, सारे कस्टमर्स के लिए वही, बच्चे के लिए भी वही, बूढ़े के लिए भी वही, महिलाएं के लिए भी वही, पुरुष के लिए भी वही, पढ़े लिखे लिए, एजुकेटेड के लिए वही, अनएजुकेटेड के लिए वही, वर्किंग क्लास के लिए वही, नॉन वर्किंग क्लास के लिए वही। दोस्तों ऐसा थोड़ा ना होता है कि आप हर के लिए एक स्ट्रैटेजी बना के चलो। अरे आपको तो हर एक के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, हर एक कंज्यूमर के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। तो ये आपका ट्रेडिशनल कॉमर्स में नहीं होता, वहाँ वन वे मार्केटिंग होता है। जबकि अगर हम मार्केटिंग की बात करें ई कॉमर्स में, तो यहाँ पर 1-to-1 मार्केटिंग होता है। देखिए 1-to-1 मार्केटिंग है, पहले यहाँ पर अट्रैक्ट करने की बात हो रही है, फिर इंटरैक्ट करने की बात हो रही है, फिर रिएक्ट करने की बात हो रही है। दोस्तों जब हम अट्रैक्ट करने जाते हैं, देखो यहाँ पर एक पॉइंट है पर्सनलाइज का मतलब हुआ एक एक इंडिविजुअल को हम अलग अलग ट्रीट करेंगे, एक एक इंडिविजुअल को अलग अलग ट्रीट करेंगे। अगर आप एक एक इंडिविजुअल को अलग अलग ट्रीट करते हैं तो इसे हम लोग अट्रैक्ट कहते हैं। 1-to-1 मार्केटिंग से हम अट्रैक्ट करना कहते हैं, क्योंकि हर एक कस्टमर पे आप ध्यान दे रहे हैं। आप ऐसा नहीं कि एक स्ट्रैटेजी बनाया और सबको लिए वही स्ट्रैटेजी आपने चला दिया, नहीं, आपने ऐसा नहीं किया, आपने अलग अलग स्ट्रैटेजी सभी के लिए बनाया, राइट। फिर उसके बाद आप इंटरैक्ट करते हैं, मतलब आप कैप्चर विजिट टू द ऑनलाइन लैंडिंग पेज, और फिर उसके बाद आप
जैसे स्टूडेंट पर्सन के साथ कस्टमर जो आपके कंपनी में वेबसाइट विजिट किया, तो वेबसाइट विजिट में वो किस किस चीज़ पे क्लिक किया, ये सारी चीज़ आप एनालाइज करते हैं। आप जब किसी कंपनी के वेबसाइट पे क्लिक करते हो ना, तो जिन जिन प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, कंपनी का वहां पर इंटेलिजेंस लगा हुआ है, वो इंटेलिजेंस हर एक को एनालाइज करता है। अच्छा, ब्लू कलर के शर्ट पे ये ज़्यादा हिट किया था, इसका मतलब ब्लू कलर इसे पसंद आता है ज़्यादा, तो अगली बार से वो क्या करेगा, ब्लू कलर का सामान आपको ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसे पता चल गया ना। तो देखो, अलग अलग कस्टमर्स पे अलग अलग स्ट्रेटजी बनाना, इसे हम लोग कहते हैं 1-to-1 मार्केटिंग। 1-to-1 मार्केटिंग ये आपका हो गया दोस्तों, दैट इज सेकेंड नंबर पे। देखो, अभी हमने 2 और टॉपिक कर लिए, ट्रेडिशनल डिफरेंस और इस डिफरेंस में। तो एक बार हम चलते हैं, अब वहां जाके स्टडी मैट से इसे देखते हैं। जैसे मैं आपको पहले एक बार फिर से यहाँ से विजुलाइज करा दूं। अभी हमने 2 पार्ट किया यहाँ पर, एक तो हमने अभी रिसेंटली किया है मार्केटिंग, और दूसरा हमने किया था साइज। मार्केटिंग में एक में 1-to-1 होगा, तो दूसरे में जो मार्केटिंग होगा वो आपका 1-to-मैनी मार्केटिंग होता है, 1 वे मार्केटिंग कहते हैं उसको। इसके बाद अगर हम साइज में बात करें, तो साइज में एक जगह हम ये देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट का साइज क्या है, कस्टमर्स की संख्या कितनी है, प्रोडक्ट की संख्या कितनी है, कि जो आने वाले कस्टमर्स हैं वो क्या गाड़ी से आएंगे, साइकिल से आएंगे, पैदल आएंगे, कैसे आएंगे, इन सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपना स्टोर का साइज डिसाइड करते हैं। और दूसरा में अगर आप देखोगे तो वहाँ एक तो सीपीयू का प्रोसेसिंग पावर कितनी है, और साथ में आप देखते हैं बैंडविड्थ कितना है। देखिए, अब इसको अगर हम यहाँ पर स्टडी मैट से देखें, तो यहाँ पर साइज है। अब आप इसको रीड करके देखिए, कहता है टाइप ऑफ आइटम, वही आपका प्रोडक्ट का टाइप क्या है, फिर प्रोडक्ट का साइज क्या है, और नंबर ऑफ कस्टमर्स इन्फ्लुएंस द साइज ऑफ द स्टोर्स, कितने कस्टमर्स एक साथ आते हैं ये डिटरमाइन करेगा आपके स्टोर का साइज क्या होगा। उतना ही नहीं, स्टोर एक्सपेक्टिंग हैवी ट्रैफिक नीड टू चूज अ लोकेशन विद एडिक्वेट पार्किंग एंड एंट्रेंस, and the walkways large enough to accommodate such traffic। अगर ज़्यादा लोग आपके पास आते हैं तो फिर आपको पार्किंग की भी व्यवस्था देनी पड़ेगी। दोस्तों, यही कारण है कि जितने भी मॉल्स होते हैं, सारे मॉल्स के अंदर पार्किंग की फैसिलिटी होती है, सारे मॉल्स में पार्किंग की फैसिलिटी होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आते हैं ना। अब मूवी हॉल है, वहाँ पार्किंग की फैसिलिटी ना दो तो फिर फायदा ही नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आइए अगर हम साइज में आते हैं, यहाँ पर ई कॉमर्स में, तो क्या कहता है, देखो, साइज ऑफ बिजनेस मॉडल is also influenced by the product and customers. Online stores expecting heavy traffic need enough bandwidth। अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो आपके पास बैंडविड्थ ज़्यादा होना चाहिए। बैंडविड्थ का मतलब ही मैंने आपको बता दिया कि आपके वेबसाइट पे जो लोग आते हैं वहाँ गेट की चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी गेट की चौड़ाई ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ आपके वेबसाइट में इन कर पाएगा और वेबसाइट से आउट हो पाएगा। अच्छा, प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होना चाहिए, साथ में इन्होंने कहा डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी भी ज़्यादा होना चाहिए। तो 3 चीज़ इन्होंने बताया कि प्रोसेसिंग पावर, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी और बैंडविड्थ, तीनों ज़्यादा होना चाहिए, जब जाके आप का वेबसाइट सही से चलेगा। अदरवाइज जैसे ज़्यादा कस्टमर्स होगा आपकी वेबसाइट तुरंत हैंग कर जाएगा। तो आप चाहते हो अपनी वेबसाइट को हैंग होने से बचाना, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आइए नेक्स्ट आता है मार्केटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल में 1 वे मार्केटिंग होता है। 1 वे मार्केटिंग किसे कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, स्टोर्स फिजिकल प्रेजेंस होता है, पोटेंशियल, दे डू नॉट हैव स्पेंड मच टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स एज कंपेयर टू ऑनलाइन कंपनीज। मतलब जो स्टोर्स आपका बेटे जिस एरिया में स्टोर्स होते हैं, उस एरिया में वो नए कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा ऐड पे खर्चा नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि 50 किलोमीटर दूर से हमारे पास कोई सामान लेने नहीं आएगा। हमारे पास जो सामान लेने आएगा वो हमारे कॉलोनी का लोग होगा, जिसको कन्वीनियंट लोकेशन होगा, जिनके दादाजी मेरे जान पहचान का होगा, जिनके पापा मेरे जान पहचान का होगा, जिसके साथ ऑलरेडी हमारा पुराना रिश्ता होगा, वही हमारे पास सामान खरीदने आएगा। बाकी लोग सामान खरीदने नहीं आएंगे। तो लोकल मार्केट का यही होता है दोस्तों, जो स्टोर्स होते हैं उसका यही होता है कहानी। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा, अब ऐसा तो कभी नहीं होगा दोस्तों कि दिल्ली का लोग गुड़गांव जाके वहाँ के मॉल से सामान खरीदे। क्यों खरीदेगा भाई?
जब दिल्ली में मॉल अवेलेबल है, जब 2 किलोमीटर पे मॉल अवेलेबल है, तो क्यों जाएगा गुड़गांव खरीदने के लिए सामान? हाँ, तब जा सकता है जब जो सामान गुड़गांव में अवेलेबल हो वो सामान दिल्ली के मॉल में अवेलेबल नहीं हो। सर आज की डेट में हर मॉल में सारे जगह सारे सामान अवेलेबल है, तो अगर सारे जगह सारे सामान अवेलेबल है तो क्यों जाएगा लोग इतनी दूर सामान खरीदने के लिए? नहीं जाएगा सर सामान खरीदने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इसलिए वन वे मार्केटिंग करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेंड वो नहीं करते हैं मार्केटिंग के ऊपर, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके कस्टमर्स नियर बाई कस्टमर्स हैं, बहुत दूर से उनके पास कस्टमर्स आने वाले नहीं हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन स्टोर्स में जाते हैं तो पूरी दुनिया हमारा कस्टमर्स हो जाता है, पूरी दुनिया को हम अपना कस्टमर मान के बैठ लेते हैं। तो जब पूरी दुनिया हमारा कस्टमर्स हो गया तो निश्चित रूप से हमारे को वन टू वन मार्केटिंग में जाना पड़ेगा, हमें मार्केटिंग पे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, हमें बैकग्राउंड में ज़्यादा लोग बिठाना पड़ेगा जो एक एक आदमी के इंटरेस्ट को इंटरसेप्ट करे और फिर उसके बाद उसी तरीके का उसे ऑफर भेजे, उसी तरीके का उसे लिंक भेजे, राइट, उसी तरीके का उसे डिस्काउंट का कूपन प्रोवाइड करे, जो जैसा कस्टमर्स उसके साथ वैसा डीलिंग होनी चाहिए। ये हमारा ऑनलाइन में होगा, मतलब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा आपको इसमें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हैव टू इन्वेस्ट मोर मनी, मोर टाइम एंड मोर एफर्ट। पैसा भी ज्यादा लगाना है, टाइम भी ज्यादा लगाना है, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाने हैं आपको टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स। आपको हर दिन यहाँ नया कस्टमर्स ढूंढने पड़ेंगे, ऑनलाइन में हर दिन नया कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना आप। लेकिन जब आप ऑफलाइन स्टोर्स में होते हो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। दे हैव टू एडवर्टाइज देयर प्रेजेंस मोर एग्रेसिवली ऑन द इंटरनेट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वन टू वन मार्केटिंग। ये वन टू वन मार्केटिंग कहता है एक एक कस्टमर्स पे हमें ध्यान देना पड़ता है। दोस्तों अगला जो पार्ट है इसको हमें बताने की, विजुलाइज कराने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले भी। देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन का प्रोसेसिंग मैनुअल होता है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन का प्रोसेसिंग सर इलेक्ट्रॉनिकली होता है। जब हम अवेलेबिलिटी ऑफ कॉमर्स के बारे में जाते हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ कॉमर्स में हम ये कह सकते हैं, देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ कॉमर्स में आते हैं, इसको थोड़ा विजुलाइज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए अवेलेबिलिटी में यहाँ लिखा हुआ है लिमिटेड पीरियड, मतलब यहाँ आ गया स्टोर क्लोज्ड, ओपन 11 AM, अगले दिन 11 बजे आना। तो यहाँ साथ में ये भी लिखा हुआ है स्टोर क्लोज फॉर नेक्स्ट ऑर्डर। अब ये सर ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का क्या मतलब है? देखिए अभी दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है, अभी पूरे इंडिया के मैक्सिमम स्टेट में लॉकडाउन चल रहा है, तो स्टोर्स बंद है। ये स्टोर्स तभी खुलेगी जब गवर्नमेंट के ऑर्डर आएंगे, मतलब फिजिकल में सर स्टोर कब खुलेगा कब बंद होगा ये डिसीजन गवर्नमेंट का भी होता है। ठीक है, आपके कन्वीनियंट, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप काम करते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे जगह बता सकता हूं जहां आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से भी काम नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने मेडिकल स्टोर्स खोल लिया, मेडिकल स्टोर्स के खुलने का समय, मेडिकल स्टोर्स के बंद होने का समय गवर्नमेंट डिसाइड करती है। आप उस एरिया में अगर मेडिकल स्टोर ओपन किए हुए हैं दोस्तों, अपनी मर्जी से ना तो आप उसे ओपन कर सकते हैं, अपनी मर्जी से ना तो आप उसे बंद कर सकते हैं। देखिए वहां पर कंप्लाइंस है, लीगल कंप्लाइंस है। आप कुछ समय पहले की बात है, आज से 5-6 साल पहले की बात है, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मेडिकल स्टोर्स वाले हैं सब के सब स्ट्राइक पे चले गए थे। पता है स्ट्राइक पे क्यों गए थे? उन्हें एक दिन अपना स्टोर क्लोज करना था, वीकली, साप्ताहिक एक दिन उन्हें छुट्टी करनी थी। गवर्नमेंट उसे छुट्टी नहीं दे रही थी, गवर्नमेंट कह रही थी, थ्रेटिंग दे रही थी कि अगर तुमने स्टोर को एक दिन भी बंद किया, मेडिकल, क्योंकि एसेंशियल गुड्स में आता है ये, अगर एक दिन भी मेडिकल स्टोर को बंद किया तो तुम्हारी लाइसेंस को रद्द कर देंगे, लाइसेंस को कैंसिल कर देंगे। जैसे आज की इस कोरोना काल में भी कोई भी स्टोर्स ने, मेडिकल स्टोर्स ने अपनी दुकान को बंद नहीं किया। हाँ, बंद कब किया? संडे को किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे अलाउ किया, वो भी एजिटेशन करने के बाद अलाउ किया गवर्नमेंट ने कि चलो संडे को तुम एक दिन साप्ताहिक बंद रख लो, वीकली आप क्लोज कर लो एक दिन।
देखो ये होता है गवर्नमेंट ऑफलाइन स्टोर्स के केस में, ट्रेडिशनल के केस में। लेकिन जब आप ऑनलाइन में जाते हो, जैसे homeshop.com है दोस्तों, ये 24 आवर्स अवेलेबल है, 365 डेज अवेलेबिलिटी है। इसकी अवेलेबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब ये हमेशा अवेलेबल होता है, राइट। अब आइए नेचर ऑफ परचेज की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ फिजिकली में, मतलब ट्रेडिशनल कॉमर्स में एक फ़ायदा होता है कि आप गुड्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब गुड्स को आप देख सकते हैं, आप उसे देख के और जांच के तब खरीद सकते हैं। यहाँ भी देखिए गुड्स को इंस्पेक्ट किया जा रहा है फिजिकली। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स में गुड्स को फिजिकली इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन में ये ड्रॉबैक है, ये ऑनलाइन का ड्रॉबैक है सर, कि ऑनलाइन में हम गुड्स को फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं करते, हम केवल उसका इमेज देखते हैं, सॉफ्ट कॉपी देखते हैं, हम उसको वर्चुअली देखते हैं और वर्चुअली देख के हम उसे परचेज करते हैं। तो एक तरीके से आप इसको डिसएडवांटेज कहना हो ई कॉमर्स का, आप कह सकते हैं। अब आइए ट्रेडिशनल कॉमर्स में जो कस्टमर का इंटरेक्शन होता है, मतलब बायर सेलर का जो इंटरेक्शन होता है सर, ये फेस टू फेस होता है। बायर सेलर का इंटरेक्शन फेस टू फेस होता है। लेकिन आप यही कहाँ जब जाते हैं और ई कॉमर्स में, तो देखिए यहाँ पर कस्टमर्स मतलब बायर और सेलर का जो इंटरेक्शन होगा वो आपका स्क्रीन टू फेस इंटरेक्शन होगा, स्क्रीन टू फेस इंटरेक्शन होगा। तो ये यहाँ पर डिफरेंस में आ जाएगा। अब आइए अगर हम बिजनेस के स्कोप की बात करें, बिजनेस के स्कोप की बात करें, देखिए यहाँ पर कुछ समोसे हैं, जलेबी है ना, बूंदी है, बहुत सारे यहाँ पर चीज़ बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का बन रहे हैं, क्योंकि रियल में मतलब बड़ा मेहनत से प्यार से बनाए जा रहे हैं, राइट, मेहनती लोग हैं। तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा दूर तक नहीं बिक सकता, ये प्रोडक्ट ज़्यादा दूर तक नहीं बिक सकता और इनकी मार्केट बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं हो सकता। उसी एरिया के जो लोग होंगे वही इनके कंज्यूमर्स होंगे, वही उसी एरिया के लोग कंज्यूमर होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों कि 300 किलोमीटर दूर जाके चाहे कितना भी अच्छा जलेबी बनता हो, कितना भी टेस्टी समोसा बनता हो, लेकिन आप 10-20 किलोमीटर दूर जाके उसे नहीं लाते हैं, उसे अपने घर नहीं लाते कंज्यूम करने के लिए। तो देखो इसका एक बिजनेस स्कोप होगा, लेकिन लिमिटेड होगा। लेकिन अब मैं एक बात कहता हूं, अगर ये जोमैटो कंपनी से टाई अप कर लें, अगर यही प्रोडक्ट जोमैटो पे आ जाए, अगर सर यही प्रोडक्ट स्विगी पे आ जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनका एरिया जो होगा वो एक्सपैंड कर जाएगा। जोमैटो और स्विगी पे आते ही आपका एरिया एक्सपैंड कर जाता है। तभी तो जितने भी लोग हैं जो कि ऑफलाइन, जो कि ट्रेडिशनल मोड में अपना खाने पीने का कार्यक्रम कर रहे थे, खाने पीने का सामान बना रहे थे, राइट, लोगों को खिला रहे थे, वो सब लोग जोमैटो पे, स्विगी पे शिफ्ट किया, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ से हमें बहुत बड़ा व्यापार मिलने वाला है, और मिला भी है लोगों को बहुत ज़्यादा। ह्यूज मार्केट को आप एक्सेस कर लेते हो। तो देखो ग्लोबल रीच आपका हो जाता है जब आपके प्रोडक्ट जो होते हैं दोस्तों वो वर्चुअल मोड में आ जाते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स में आ जाते हैं, राइट। अब आइए कितना कुछ अभी तक हमने किया, एक बार हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लें, स्टार्टिंग से एक बार रिकॉल कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो सबसे पहला पॉइंट आपको डेफिनीशन का बात देना है, उसका डिफरेंस बताना है। तो आपको ये कहना है कि ट्रेडिशनल में डेफिनीशन में जरूर देना है कि जितना भी एक्सचेंज होगा, सर कितने एक्सचेंज होंगे, 3 चीज़ का एक्सचेंज होगा। एक तो डेटा का एक्सचेंज होगा, गुड्स का एक्सचेंज होगा, मनी का एक्सचेंज होगा। ये जो एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज आपका वहाँ पर ट्रेडिशनल में मैनुअल होता है, पेपर बेस्ड होता है। ई कॉमर्स में जो एक्सचेंज होगा सर वो आपका इलेक्ट्रॉनिकली होगा। सेकेंड नंबर पे लोकेशन वर्ड आता है, आपको ट्रेडिशनल में लिखना है कि लोकेशन ऐसा हम ढूंढते हैं, मतलब सबसे पहले तो मार्केट प्लेस की ज़रूरत होगी, वहाँ पर मार्केट स्पेस की ज़रूरत होगी। फिर हमें ये बताना है कि लोकेशन हम ऐसा ढूंढते हैं जो लोकेशन बायर और सेलर के लिए कन्वीनियंट हो, साथ में वहाँ कंपटीशन कम से कम हो। अगर हम सेकंड नंबर पे आते हैं
यहाँ पर हम कहते हैं लोकेशन में कि हमारा लोकेशन ऐसा होना चाहिए कि हम सब के लिए विजिबल हों। सब के लिए विजिबल का मतलब सर कि हर मतलब आपको मोबाइल ऐप भी बनाने पड़ेंगे, वेबसाइट भी बनाने पड़ेंगे, और जितने भी शॉपिंग सेंटर्स हैं, वर्चुअल शॉपिंग मॉल्स हैं, वो सारे जगह आपको अपने बारे में लिस्ट भी कराना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल होना पड़ेगा, तब जाके आपके ट्रैफिक इंक्रीज होगा, अदरवाइज आपकी ट्रैफिक इंक्रीज नहीं होगा। सर मेन ऑनलाइन में होता है ट्रैफिक इंक्रीज होना, ट्रैफिक इंक्रीज। जैसे हम भी आपको कहते हैं कि आपको हमारी क्लास अगर अच्छी लगे तो आप ये क्लास जरूर 1 2 4 लोगों को रेफर कर दो। देखिए हम भी ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं, यही हुआ ट्रैफिक बढ़ाना। जैसे आप सुनते होंगे सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर जितनी ज़्यादा होते हैं मतलब आपका रीच जो है वो ज़्यादा है, तभी तो आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं। अब आइए नेक्स्ट आता है, हम साइज के बारे में आते हैं। तो जब ट्रेडिशनल कॉमर्स होगा वहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका साइज़ क्या है, हाँ कितनी प्रोडक्ट हमारे पास है, एट ए टाइम रखना है, और साथ में हम ये भी देखते हैं कि नंबर ऑफ़ कस्टमर्स क्या होंगे। अच्छा, नंबर ऑफ़ कस्टमर जो हमारे पास आएंगे वो क्या व्हीकल, अपने ओन व्हीकल से आएंगे या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके आएंगे। अगर ओन व्हीकल से आते हैं तो आपको उनके लिए फैसिलिटी पार्किंग की भी देनी पड़ेगी। अगर आप पार्किंग की फैसिलिटी नहीं देते हैं तो सॉरी, आपके यहाँ वो कस्टमर नहीं आएंगे, वो कस्टमर नहीं आएंगे। अब आइए जब ई कॉमर्स में आते हैं तो सर वहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि जो हमारा वेबसाइट है उसमें बैंडविड्थ कितनी है। जितना ज़्यादा बैंडविड्थ होगा मतलब जितनी गेट चौड़ाई ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वेबसाइट को एट टाइम हिट कर पाएगा और हमारा वेबसाइट हैंग नहीं करेगा। फिर हमें डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी देखनी पड़ती है और हमें कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर देखनी पड़ती है कि प्रोसेसिंग पावर क्या है। फिर आता है मार्केटिंग। सर ट्रेडिशनल कॉमर्स में वन वे मार्केटिंग होता है, मतलब कहने का ये हुआ कि वहाँ पर नए कस्टमर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, एडवर्टीजमेंट पे पैसा ज़्यादा नहीं लगाया जाता है, न ज़्यादा टाइम लगाया जाता है, न ज़्यादा एफर्ट लगाया जाता है, जो है सो है। लेकिन जब आप ई कॉमर्स में आते हैं, चूंकि यहाँ मार्केट बड़ा हो जाता है तो उस हिसाब से आपको मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, एग्रेसिव आपको कैंपेन चलाना पड़ता है, मतलब एफर्ट ज़्यादा लगा, टाइम ज़्यादा लगा, पैसा ज़्यादा लगा, राइट। तो इसको हम कहते हैं 1 to 1 मार्केटिंग। हर एक कस्टमर्स के लिए आपको नया स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है, राइट। ये हुआ आपका 1 to 1 मार्केटिंग। ऐसे ही जब हम लोग अवेलेबिलिटी में जाते हैं तो दोस्तों एक जगह जो अवेलेबिलिटी होती है वो लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, लॉ के द्वारा डिफाइंड होता है वहाँ पर। जब दूसरे जगह जाते हैं तो 24x365 डेज पे अवेलेबिलिटी होती है, राइट। अगर इसके बाद हम आते हैं कि एक जगह पर हम देखते हैं नेचर में तो दोस्तों जो पर इलेक्ट्रॉनिक होता है, दूसरे जगह मैनुअल होता है। एक जगह गुड्स को हम फिजिकली इंस्पेक्ट कर पाते हैं, दूसरे जगह हम गुड्स को फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, ये भी डिफरेंस है। एक जगह जो कस्टमर और सेलर, बायर सेलर का जो इंटरेक्शन होता है वो सर फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, एक जगह जो इंटरेक्शन होता है वो स्क्रीन टू फेस इंटरेक्शन होता है, स्क्रीन टू फेस इंटरेक्शन होता है। और फिर जो अभी अभी आपको मैंने बताया कि अगर हम रीच की बात करें तो एक जगह हमारा ग्लोबल रीच हो जाता है, एक जगह हमारा लिमिटेड एरिया में रीच होता है। तो ये हमारा है। इसको अगर हम एक बार स्टडी मटेरियल से देखना चाहें तो आइए वहाँ से भी देख लेते हैं। देखिए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मैनुअल इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबिलिटी में यहाँ दिया लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होगा, दिस टाइम में बी डिफाइंड बाय द लॉ। मैंने आपको कहा था ये टाइम लॉ के द्वारा भी डिफाइंड हो सकता है। जैसे मेडिकल स्टोर्स का आप एग्जाम्पल ले लेना, वहाँ लॉ के द्वारा डिफाइंड होता है कि आप कब ओपन करेंगे, कब आप क्लोज करेंगे। अपने मन से ओपन नहीं कर सकते, मन से क्लोज नहीं कर सकते, राइट। यहाँ तो 24x7x365 डेज अवेलेबिलिटी है। यहाँ पर है नेचर ऑफ परचेज की बात करते हैं तो गुड्स को जो इंस्पेक्शन होता है वो फिजिकली इंस्पेक्शन होता है, यहाँ पर आप फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं।
कस्टमर इंटरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए फेस टू फेस है, यहाँ पर स्क्रीन टू फेस है। बिजनेस स्कोप की बात करें, यहाँ लिमिटेड एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में आपका प्रेजेंस होता है। यहाँ पर वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस आपकी हो जाती है, वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस हो जाती है। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में देखो जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है दोस्तों, थोड़ा टॉपिक लार्ज है दोस्तों, इसलिए इसमें समय लगेगा, राइट। जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है। हमने आपको पहले ही बताया है कि कॉन्सेप्ट को बहुत बहुत अच्छे तरीके से हमें समझना है, और समझ के हमें ऐसा कर लेना है कि वो याद ही हो जाए, वो कभी हम भूले ही नहीं। अब आइए अगर हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, तो दोस्तों अब सुनो, यहाँ जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें, ये तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज है, यहाँ पर यूनिफॉर्म होगा। हम इसकी पहले बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म की। देखिए यहाँ मैन्युफैक्चरर से जानकारी होलसेलर के पास आती है, होलसेलर से जानकारी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है, डिस्ट्रीब्यूटर से जानकारी रिटेलर के पास आती है सर, रिटेलर से जानकारी कस्टमर्स के पास आती है। और ये जो जानकारी आने का दो तरीका होता है, एक तरीका तो होता है ये मैक्सिमम समय ओरल आते हैं, तो कई बार ये जानकारी जो होते हैं ये पेपर में होता है, पेपर में होता है, मतलब ओरल भी होगा पेपर में भी होगा। ध्यान देना, ये जो ओरल और पेपर वाली जो जानकारी होते हैं ये हाईली नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों कहा हाईली नॉन यूनिफॉर्म है, मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूं दोस्तों। एक बार क्या हुआ कि मुझे कुछ सामान परचेज करना था, तो जब मैं ऑफिस जा रहा था तो ऑफिस जाते हुए मैंने उस दुकान पे जो अपने कॉलोनी के आगे दुकान है वहाँ पर हमने देखा, सामान देख लिया। सामान देखने के बाद मैंने प्राइस पूछ लिए और मैं ऑफिस चला गया। मैंने सोचा ऑफिस से लौटते समय मैं सामान परचेज करता हुआ घर आ जाऊँगा। जब मैं वापस आया तो वापस जब आया तो मैंने देखा उस दुकान पे दूसरा कोई उनके फैमिली के दूसरे मेंबर बैठे हुए थे। जब मैंने उस सामान को उनसे देने को कहा और सामान देने के बाद जब मैंने पैसे दिए तो उन्होंने कहा नहीं ये सामान के इतने पैसे तो नहीं है, इनके तो पैसे ज़्यादा हैं। मैंने कहा नहीं सुबह तो बैठे हुए तो उन्होंने तो इतने पैसे बताए। उन्होंने कहा नहीं उन्होंने गलत बोल दिया होगा। अब देखिए गलत बोल दिया होगा, यही हुआ नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, सुबह में जानकारी कुछ और थी, शाम में उस सामान की जानकारी कुछ और मिल रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म है। सबसे बुरा तो तब लगा जब मैं इतनी बात ही कर रहा था तो उतने में एक और कस्टमर आ गए। अब वो कस्टमर उनके जानने वाले थे, सेम सामान के, जो सामान हमें चाहिए था, और उन्होंने वही सामान जो सुबह में प्राइस बोला गया था उसी प्राइस पे वो सामान खरीद के लेके चले गए कस्टमर। हमें नहीं दिया और उन्हें दे दिया। देखो अब ये चीज जो है ये नॉन यूनिफॉर्मिटी को शो करता है कि एक ही जगह पर कस्टमर्स अलग हैं तो ट्रीटमेंट अलग है। सुबह कुछ और बोला जाता है, शाम को कुछ और बोला जाता है, ये नॉन यूनिफॉर्मिटी है। लेकिन आप देखो अगर यही चीज आप आते हो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आते हो, देखो ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के द्वारा होता है, मतलब कंप्यूटर ये डॉक्यूमेंट जानकारी जनरेट करता है। जहां कंप्यूटर जनरेट करेगा वहां नॉन यूनिफॉर्मिटी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कंप्यूटर तो हमारा कंसिस्टेंसी से काम करता है दोस्तों। तो नॉन यूनिफॉर्मिटी का यहाँ सवाल ही नहीं उठता है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक परचेज पब्लिशिंग है, यहाँ से देखो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग है, सेल्स और कस्टमर सपोर्ट सब इलेक्ट्रॉनिक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक है। कोई भी डेटा का एक्सचेंज हो रहा है वो मैनुअली पेपर में नहीं हो रहा है, यहाँ ये ना ओरली हो रहा है। इंफॉर्मेशन की शेयरिंग है, कोलैबोरेटिव वर्क है, इसके लिए कॉर्पोरेट इन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी बना रखी है। यहाँ पर ईमेल है, यहाँ पर फैक्स है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज का काम हो रहा है। दोस्तों कहाँ यहाँ नॉन यूनिफॉर्म होगा, यहाँ तो यूनिफॉर्मिटी होगा। मतलब आपसे अगर पूछा जाए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन तो आप ट्रेडिशनल कॉमर्स में लिखेंगे, वहाँ नॉन यूनिफॉर्म होगा, और ई कॉमर्स में आप लिखेंगे दैट इज यूनिफॉर्म होगा। दोस्तों अब आइए रिसोर्स फोकस की बात करते हैं। आपको याद होगा मैंने अभी आपको बताया और बहुत अच्छे से बताया, जब हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बता रहे थे तो क्या बताया गया था आपको
कि जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है, इस कॉमर्स में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नए कस्टमर्स पे नहीं होता। जो ऑलरेडी बनाया हुआ कस्टमर्स है उसी को हम सप्लाई देने की बात करते हैं कि कैसे उस कस्टमर्स को हम अच्छे से सप्लाई दे पाएँ, तो हम इसकी बात करते हैं वहाँ पर, राइट। कहाँ पर? दैट इज ट्रेडिशनल कॉमर्स में। मतलब ट्रेडिशनल कॉमर्स में जो हमारा फोकस होता है वो सप्लाई साइड पे होता है, लेकिन जो हमारा ई कॉमर्स है उसमें हमारा फोकस जो होता है वो डिमांड साइड पे होता है। डेली नए कस्टमर्स के बारे में सोचते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च ई कॉमर्स में एडवर्टाइजमेंट के ऊपर करते हैं, क्योंकि बाकी तो खर्चा फिजिकल मोड वाला है नहीं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा, क्योंकि वहाँ मार्केट एक्सपैंड हो जाता है, मार्केट की रीच एक्सपैंड हो जाता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। दैट इज अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए, अपनी रीच को इंक्रीज करने के लिए, तो वहाँ पर डिमांड साइड पे फोकस होता है। देखिए यहाँ सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों दिया गया है। जो डिमांड साइड होता है इसमें मार्केटिंग और सेल्स पे खर्चा होता है, इसको हम डिमांड साइड कहते हैं। जो सप्लाई साइड होता है इसमें लॉजिस्टिक, ऑपरेशन और प्रोक्योरमेंट पे ध्यान दिया जाता है। मतलब जब भी आपसे पूछा जाए सप्लाई साइड में क्या क्या चीज़ पे ध्यान देते हैं, आपके सामने है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब होता है दोस्तों गोस्ट का मूवमेंट। लॉजिस्टिक का मतलब एक जगह से गुड्स को दूसरे जगह ले जाना, इसे हम लॉजिस्टिक कहते हैं। ऑपरेशन आप सभी लोग जानते हैं, राइट। और तीसरा है प्रोक्योरमेंट, सामान खरीदने, इसको हम प्रोक्योरमेंट कहते हैं। लेकिन आप देखो यहाँ मार्केटिंग वर्ड कहीं नहीं आया, सेल्स वर्ड कहीं नहीं आया, जबकि अब यही चीज यहाँ पर है। देखो रिसोर्स फोकस डिमांड साइड, ये हमारा डिमांड साइड का फोकस है। आप देखिए डिमांड साइड में यहाँ पर लॉजिस्टिक आ गया, ठीक है। लॉजिस्टिक 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 लॉजिस्टिक, सारे जगह लॉजिस्टिक है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये कस्टमर्स हैं, ये शिपिंग है, ये सब डिमांड साइड है। वेयर हाउस है, यहाँ पर प्रोडक्ट का ऑर्डर है, यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम है। अब आप सर कहेंगे कि यहाँ पर अभी तो आपने लॉजिस्टिक नहीं मार्केटिंग बताया था डिमांड साइड वाले में। देखो ये ई कॉमर्स है, ध्यान देना दोस्तों। लॉजिस्टिक में आप इसमें देखो पार्टीज कितने कम हो गए, ये देखिए। आपको मैं पहले सप्लाई साइड दिखा देता हूँ फिर पता चलेगा। ये देखो सप्लाई साइड में यहाँ पर आया सप्लायर्स, यहाँ पर आया मैन्युफैक्चरर, यहाँ पर आया डिस्ट्रीब्यूटर्स, यहाँ पर आया रिटेलर्स, और तब जाके आया कंज्यूमर्स, तब जाके आया कंज्यूमर्स। जरा अब आप ध्यान दीजिए, ये तो यहाँ पर आया है, लेकिन आप इधर आइए, देखिए कहाँ गए, गायब हो गए सर। यहाँ तो दूसरा ही चीज आया, यहाँ तो प्रोडक्ट के ऑर्डर आए, प्रोडक्ट के ऑर्डर का वेयर हाउस आया, डायरेक्ट ऑर्डर से शुरू किया। प्रोडक्ट के ऑर्डर आप ले रहे हैं, मतलब मार्केटिंग होगा तभी तो प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा सर, एडवर्टीजमेंट होगा तभी तो प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा। तो उसके बाद ऑर्डर के बाद वेयर हाउस। हाँ लॉजिस्टिक पे तो ऑब्वियसली काम करना है आपको, क्योंकि लॉजिस्टिक पे काम नहीं करेंगे तो आप सप्लाई कैसे करेंगे, आप प्रोडक्ट डिलीवर कैसे करेंगे कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर को प्रोडक्ट तो डिलीवर करना है हमें, राइट। ये हमारा हो गया सप्लाई साइड और डिमांड साइड में। अब आइए पेमेंट। दोस्तों देखो एज सच पेमेंट में कोई खास डिफरेंस नहीं होगा दोनों में, मुझे जैसा लगता है। तो पेमेंट वाला पार्ट जो इन्होंने दिया है, मुझे लगता है ये पार्ट इनको इनफैक्ट देना भी नहीं चाहिए था, ये पैक्ट देने का भी कोई मतलब नहीं था। इसलिए मतलब नहीं था क्योंकि पेमेंट में कोई ऐसा डिस्टिंग्विश है ही नहीं। दुकान पे जाते हैं हम सामान खरीदने बिग बाजार में, क्रेडिट कार्ड वहाँ भी चलता है, डेबिट कार्ड वहाँ भी चलता है, हाँ फोन पे वहाँ भी चलता है, आपका पेटीएम वहाँ भी चलता है, कैश वहाँ भी चलता है, सारे सिस्टम वहाँ भी चलते हैं। अब आइए अगर आप आते हैं ई कॉमर्स में, तो यही सिस्टम तो ई कॉमर्स में भी है। तो इसमें मुझे कुछ खास डिफरेंस नज़र नहीं आया। हाँ इतना ज़रूर हम कहेंगे कि ऑनलाइन वाले में, ई कॉमर्स वाले में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का कैश से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और एक और बात, चेक का इस्तेमाल नहीं होता ऑनलाइन मोड में। बस इतना खाली ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन मोड में नो यूज ऑफ चेक और डीडी, डिमांड ड्राफ्ट या चेक का इस्तेमाल नहीं होता। बाकी सारे चीज जो आप ऑफलाइन मोड में यूज करते हो वो सारे के सारे ऑनलाइन मोड में यूज करते हैं। देखो इन्होंने एक डेटा दिया है कि ऑनलाइन मोड में 1.2% आदमी मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करता है, 1.9% आदमी डायरेक्ट डेबिट सिस्टम यूज करता है, 17.6% आदमी ई वॉलेट का इस्तेमाल करता है, ई वॉलेट का, और 0.7% आदमी बैंक ट्रांसफर का इस्तेमाल करता है।
71.5% आदमी कार्ड का, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करता है। तो सबसे ज्यादा जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है इसमें भी आप रुपए यूज करते हैं, चेक यूज करते हैं और कैश का इस्तेमाल करते हैं। कैश का, अब आइए डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात करते हैं, डिलीवरी ऑफ गुड्स की। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स जो होगा वो ट्रेडिशनल में तुरंत होगा, इंस्टेंट होगा, होगा ही नहीं होगा, तुरंत होगा। आप दुकान जाते हैं, पैसा देते हैं, फौरन हाथ में सामान आ जाता है। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप गए रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए, आप गए वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए, पैसा दिया, क्या तुरंत सामान हाथ में आ गया? क्या तुरंत वो सामान लेके आप आ जाते हैं? सर नहीं आते। दुकानदार क्या कहता है आपको कि आप घर जाइए, हम आपके घर सामान भिजवाते हैं, क्योंकि दुकानदार के भी वेयर हाउस में होता है वो सामान। मतलब ऐसा नहीं होता कि यहां पर अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाए कि ट्रेडिशनल कॉमर्स में हमेशा इंस्टेंट डिलीवरी ही होता है, कहेंगे नहीं सर, ऑलवेज लगा हुआ रहे ना तो उसको फॉल्स कर देना, ऑलवेज वाले को फॉल्स कर देना। हमेशा ट्रू, हमेशा नहीं होता। कई जगह पर ऐसा देखा गया है, कई प्रोडक्ट के साथ ऐसा देखा गया है कि जो गुड्स की डिलीवरी ट्रेडिशनल मोड में होता है सर, वो डिलीवरी भी आफ्टर सम टाइम होते हैं। कई बार तो एक दिन बाद होता है सर, कई बार एक दिन बाद होते हैं, 2 दिन बाद होते हैं, डिलीवरी ऐसे भी होते हैं। अभी अभी हमने हमारे सोसाइटी में मंदिर है, वहां पर हमें कुछ काम करवाना था, तो हमने टाइल्स के ऑर्डर दिए, टाइल्स का ऑर्डर दिए, 2 दिन बाद डिलीवरी हुआ सर, 2 दिन बाद डिलीवरी हुआ, कहां तुरंत डिलीवरी हुआ हमारा। तो सेम है ऑनलाइन में, लेकिन ऑनलाइन के साथ एक खासियत क्या है कि इंस्टेंट कभी नहीं होगा। मतलब अगर आपसे कभी भी कहा जाए, एक बात ध्यान रखना, आपको एमसीक्यू के लिए मैं ये बात तैयार कर रहा हूं, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, कि अगर ये कहता है कि ट्रेडिशनल में ऑलवेज इंस्टेंट डिलीवरी, ऑलवेज इंस्टेंट डिलीवरी, तो ये गलत है सर, ये गलत है। ऑलवेज नहीं होता, हाँ इंस्टेंट डिलीवरी होते हैं, पर सम टाइम डिलीवरी डिलेड भी होते हैं, 2 दिन बाद भी होते हैं, एक इंटरवल के बाद भी होता है। बट अगर सर हम ये कहें कि ऑनलाइन के अंदर ऑलवेज डिलेड डिलीवरी, सर चलेगा, चलेगा। मतलब अभी तक तो यही देखा गया है कि ऑनलाइन में डिलीवरी आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद होता है, मतलब इंस्टेंट डिलीवरी नहीं होता। मतलब यहां पर अगर कहा जाए नो इंस्टेंट डिलीवरी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये सही होगा। नो इंस्टेंट डिलीवरी, तो इतने चीज को हम लोग ट्रू कहेंगे कि हाँ ठीक है, इसमें इंस्टेंट डिलीवरी नहीं होता ऑनलाइन में, राइट। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना। अब देखो कितनी छोटी सी बात थी, और इसमें भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, बहुत जबरदस्त मिस्टेक करते हैं इसमें, मैंने देखा है स्टूडेंट को इसमें मिस्टेक करते हुए। वो मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है, इसलिए मैंने आपको तैयार कर दिया इस चीज के लिए। अब आइए, और होगा भी नहीं मिस्टेक आपसे। दोस्तों फुलफिलमेंट एंड लॉजिस्टिक, देखिए जो आपके वर्ड प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है वो कैसे होता है। आप ऑर्डर प्लेस करते हैं ऑनलाइन, ऑटोमेटेड ऑर्डर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। ये ऑर्डर पिकिंग और ऑर्डर की पैकिंग होती है, जो आपने ऑर्डर किया उसकी पिकिंग और पैकिंग होगा। फिर प्रोविजन ऑफ गुड्स और डिस्पैच होगा कि अब गुड्स को कैसे डिस्पैच किया जाए, और फिर उसकी ट्रैकिंग, डिलीवरी टू ट्रैकिंग एंड डिलीवरी टू कस्टमर। जो कंपनी होता है ना, जो आपके घर डिलीवरी बॉय आते हैं ना, उसकी ट्रैकिंग करनी शुरू कर देती है सॉफ्टवेयर। ध्यान रखिएगा, कभी भी ये जो ट्रैकिंग लिखा हुआ है ये हमारे और आपके लिए नहीं है, ये हमारे आपके लिए नहीं है ट्रैकिंग। ये किसके लिए ट्रैकिंग है? ये उस कंपनी के लिए ट्रैकिंग है जो कंपनी हमारे तक प्रोडक्ट की डिलीवरी देना चाहते हैं, और टाइमली डिलीवरी देना चाहते हैं कि जिस समय को आपने चूज किया होगा, जैसे 2 से 5 का स्लॉट आपने चूज किया होगा, तो कंपनी चाहेंगे कि 2 से 5 तक आपके घर डिलीवरी हो जाए, ताकि कंपनी का इमेज खराब ना हो।
क्योंकि अगर 5 बजे के बाद डिलीवरी होता है, हो सकता है कि अगर आपने कहीं और का प्लान शेड्यूल बना रखा हो, 5 बजे आप घर से निकल गए और उसके बाद डिलीवरी बॉय आया, उसे वापस जाना पड़ेगा। देखो अब कितनी इमेज खराब हो रही है कंपनी। आपने कंपनी को फ़ोन किया, मतलब कंपनी को आप फ़ोन करते हैं किसी इशूज़ को लेके, कंपनी से बहुत बुरा मानता है, अपने लिए निगेटिव पॉइंट मानता है कंपनी कि कस्टमर का फ़ोन आ गया। हाँ, कस्टमर का फ़ोन आए अप्रेज करने के लिए कि सर आप बहुत अच्छा लगा, आपका सामान सही समय पे डिलीवर हो गया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, चलो हमारे को अप्रेजल मिला। जैसे आप अगर हमारी क्लास के बारे में अगर हमारे को 2 वर्ड कमेंट कर देते हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं कि चलो आपने क्लास देखा और क्लास में हमारे लिए कुछ कमेंट लिखा, तो हमें भी अच्छा लगता है ये बात, जैसे कंपनी को अच्छा लगता है सर। तो देखो इस तरीके से, मतलब आप कहेंगे सर आप क्या चाहते हैं कि हम भी कमेंट लिखें? अरे सर बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। हम तो आपका कमेंट लिखेंगे, उस कमेंट को सर हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे कि देखो हमारे इस बच्चे ने हमारे लिए कमेंट लिखा है। सर हम तो चाहते हैं कि आप कमेंट लिखें, राइट। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लिखें आप कमेंट, और आप दूसरे को रेफर जरूर करें सर इस क्लास को। देखिए यहाँ पर है डिलीवरी ऑफ गुड्स, यहाँ पर टाइम टेकिंग, क्यों टाइम लगा, जो आपको मैंने ऊपर बताया बेटे, इसलिए इसमें टाइम लग जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर कितना प्रोसेस लंबा है गुड्स के डिलीवरी का, इसलिए सर इसमें समय लग जाता है। लेकिन यही चीज अगर आप, हाँ एक चीज अब देखो यहाँ पर अमेरिका में, यूएसए में अमेजॉन कंपनी ने गुड्स की डिलीवरी के लिए फास्ट करने के लिए ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मतलब ड्रोन से डिलीवरी हो रही है। देखिए ये भाई साहब ड्रोन में सामान डाल रहे हैं, और ये ड्रोन जो होगा ये घर पे जाके, देखिए जोमेटो का पिज्जा जा रहा है, घर पे डिलीवरी हो रहा है, ड्रोन से डिलीवरी हो रही है। कितनी इंटरेस्टिंग है कि आपके घर ड्रोन आएंगे, आपके छत पे आएंगे। ये देखिए हॉट गर्मा गर्म और फ्रेश पिज्जा है जिसकी डिलीवरी ड्रोन से हो रही है। मतलब कई ऑनलाइन कंपनी ने आज के डेट में फास्ट डिलीवरी के लिए, लेकिन फिर क्या बोल रहा हूं, इंस्टेंट नहीं होगा, इंस्टेंट तो कभी नहीं होगा, इंस्टेंट तो भूल जाए आप। लेकिन हाँ प्रोडक्ट की डिलीवरी फास्ट जरूर हो सकती है, थोड़ी सी मतलब गैप को कम की जा सकती है। जैसे पहले होता था 24 घंटे 36 घंटे, अब उसको कंपनी ने घटा घटा के 12 घंटे भी कर दिए हैं। जैसे बिग बास्केट वगैरह है, आप रात में 9 बजे अगर उसको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, सुबह सुबह 5 या 6 बजे आपके घर पे वो डिलीवरी दे देंगे, राइट। तो उसकी डिलीवरी का मॉडल भी अलग है, मैं उस मॉडल पे बाद में आऊँगा, अभी उस मॉडल पे आने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए डिलीवरी ऑफ गुड्स अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें तो देखिए यहाँ पर इंस्टेंटली है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है दोस्तों। अब आइए अगर फ्रॉड की बात करें दोस्तों, ट्रेडिशनल में तो फ्रॉड ना के बराबर होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्योंकि ऐसे भी देखो गुड्स वगैरह को हम फिजिकली इंस्पेक्ट करके लेते हैं, तो यहाँ पर कहाँ से फ्रॉड की बात आएगी। पैसे हम लेके जाते हैं, पैसे हम दे देते हैं। अब आप देखिए इनके होश उड़ गए जब इन्होंने अपना अकाउंट देखा कि इनके अकाउंट खाली हो चुके हैं, इनके अकाउंट से पैसे गायब हो चुके हैं। गायब करने वाला कौन है जी, तो गायब करने वाले फ्रॉडस्टर्स हैं जिन्होंने इनके अकाउंट खाली कर दिए, राइट। तो फ्रॉड ज़्यादा होगा। कितने टाइप के फ्रॉड हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर फ्रॉड है। मैं एक एक मिनट आपको इस फ्रॉड के बारे में बोलना चाहूँगा, अवगत कराना चाहूँगा। देखो एक फिशिंग और ईमेल स्कैम का फ्रॉड होता है। आपके पास मैसेज आते हैं, आपके पास मेल आता है कि हम फलाने कंपनी से बोल रहे हैं, हम फलाने बैंक से बोल रहे हैं, आपको ये जानकारी देना जरूरी है तभी आपकी सर्विस चलेगी, अदरवाइज आपकी सर्विस काट दी जाएगी। और आप उठते हैं, उसमें कहता है आप इस लिंक पे क्लिक करके हमें ये जानकारी दीजिए। आप उस लिंक पे क्लिक करते जाते हैं और वो जानकारी आपसे ले लेते हैं। आपका जानकारी फ्रॉडस्टर्स के पास चला गया, उस जानकारी को मिसयूज करते हैं, इसे सर हम फिशिंग कहते हैं। इसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग का फ्रॉड होता है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड ये होता है दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन में आते हैं कि फलाना सामान 80% डिस्काउंट पे है, फलाना सामान 70% डिस्काउंट पे है। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई सामान ब्रांडेड सामान है और वो ब्रांडेड सामान कभी भी 80-90% के डिस्काउंट पे नहीं हो सकता, 80-90% के डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। कई लोग ऐसे हैं जो लोग क्या करते हैं कि एक फेक वेबसाइट बना लेते हैं, और खासकर पाकिस्तान से बैठे हुए लोग, चाइना से बैठे हुए लोग, राइट, वो फेक वेबसाइट बना लेंगे और फेक वेबसाइट बना के उस पर
लिस्ट कर देंगे प्रोडक्ट का, आप प्रोडक्ट का लिस्ट करके उस पर 90% का डिस्काउंट डाल देंगे, और वो डिस्काउंट देखते ही जब आप प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो आपके पैसे डूब जाएंगे, आपके पैसे रिकवरी नहीं होगा दोस्तों। इसलिए रिकवरी नहीं होगा क्योंकि आपने जो पैसे दिए हो तो किसी फ्रॉडस्टर्स को दे दिए, तो रियल में वेबसाइट था ही नहीं, तो ये ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होता है। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब हुआ आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का डिटेल कोई और यूज करे, मतलब पहले चोरी कर ले, तो आपकी आइडेंटिटी चोरी किया ना उसने, क्रेडिट कार्ड का नंबर चोरी किया, डेबिट कार्ड का नंबर चोरी किया, है ना, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। वर्क फ्रॉम होम स्कैम, कई जगह पर आपने देखा होगा, जब आप गूगल वगैरह का न्यूज़ फीड ओपन करते होंगे तो आपके मोबाइल पे आता होगा घर से कमाए 2 लाख रुपए। अब आप भी कई बार मतलब एक्साइट हो जाते हैं कि यार घर से कमाए 2 लाख रुपए। अब एक बार तो हमारी मैडम ने में ऐसे ही देख लिया एडवर्टीजमेंट, अब बोले कि जी हमारे को इसमें करवाओ घर से 2 लाख रुपए। मैंने कहा कि नहीं, तुम एक काम करो, पहले मेरी क्लास देख लो, एक क्लास, उसके बाद उस न्यूज़ को देखो और फिर मेरे से बात करना। तो जब मेरी क्लास देखी तो उसके बाद कुछ बात ही नहीं करी, क्योंकि मैंने तो क्लास में बताया वो फ्रॉड है, वो तो फ्रॉड होते हैं। पता है वो क्या करेंगे, आपको आपको कहेंगे 2 लाख रुपए आप घर से कमाओगे, आप एक्साइट हो जाओगे, बताओ जी क्या करना है, कहेंगे बस 5,000 रुपये आप भेजिए ताकि हम आपके पास काम करने का किट भेज देंगे आपके पास। आपने 5,000 रुपया उनको भेजा, कभी आपके पास किट नहीं आएगा, वो 5,000 रुपये आपने दान में उसे दे दिया, भूल जाइए उस पैसे को, वो पैसा फ्रॉडस्टर्स के पास चला गया। ऐसे ही दोस्तों कई बार लॉटरी वगैरह की बात होती है, लॉटरी फ्रॉड की बात होती है, ये भी अनफॉर्चुनेटली हमारी ही मैडम के साथ ऐसा हुआ था। एक बार मैं क्लास ले रहा था, तो क्लास में जनरली मैं इंस्ट्रक्शन दे के रखता हूँ कि किसी का भी फ़ोन आए तो उस फ़ोन मेरे को मत डिस्टर्ब करना, तुम लोग खुद ही टैकल करना। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ोन था, भाई सुप्रीम कोर्ट का फ़ोन तो उठाना ही पड़ेगा, और वो भी 2 बार 3 बार सुप्रीम कोर्ट से फ़ोन आ गया। तो जैसे मैं क्लास छोड़ के आया, गुस्सा में तो था ही, जैसे सुना तो बताया गया कि ऐसे ऐसे बैंक से फ़ोन आ रहा है और बोला जा रहा है कि आपके लिए इतना रुपया आया है, आप जल्दी से आके अपना रुपया लेके जाइए। तो क्या किया जाए, मैंने कहा कि आप वो रुपया अपने पिताजी को बुलाइए और उनको सारा रुपया आप दे दीजिए, हमें उस रुपये को नहीं रखना है और पिताजी के साथ आप जाइएगा। मैं गुस्से में ये बात बोला दोस्तों, बात बोल के मैं क्लास में चला गया। आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। कोई कंपनी फ्री का पैसा कभी नहीं देती है किसी को, कभी नहीं देती है। सॉरी। ऐसे ही दोस्तों मैट्रिमोनियल फ्रॉड होते हैं। अब मैट्रिमोनियल फ्रॉड क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आइडेंटिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं और वो अपना एक अकाउंट बना लेते हैं मैट्रिमोनियल साइट में, फेक मतलब अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, सारी डिटेल भर दिया, फेक अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब किसी कोई जो नीडी पेरेंट होते हैं जिनकी बच्ची शादी के लिए होती है, वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट में जाते हैं, उनको अगर वो मैच अच्छा दिखता है तो क्या करते हैं, उस पर कॉन्टैक्ट साधते हैं। कॉन्टैक्ट करने के बाद जो कुछ दहेज वहेज का लेन देन होता है वो आपस में ट्रांसफ़र हो जाता है। बाद में पता चलता है कि वो तो फ्रॉडस्टर था, वो तो गलत आदमी था, गलत आदमी के चक्कर में पड़ गया। तो देखिए मैट्रिमोनियल वेबसाइट में आप अपने नियर एंड डियर को थोड़ा सा इस बात को लेके बेटे ये जानकारी ज़रूर शेयर करें कि वो आंख मीच के, आंख बंद करके उस पर भरोसा ना करें, आंख खोले रखें, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, बहुत कई सारे फ्रॉड आ चुके हैं जो फ्रॉड उनके साथ हुआ है। अगला है दोस्तों टैक्स स्कैम। आपके पास कई बार मैसेज आएगा कि इनकम टैक्स से हम आपको रिफंड दिलवा देंगे, आइए इस लिंक पे क्लिक करिए, आपका इनकम टैक्स से रिफंड तुरंत अभी कभी आ जाएगा। दोस्तों कभी नहीं क्लिक करना है उसके ऊपर, क्योंकि वो फ्रॉडस्टर्स का मैसेज है, आपके पैसे गायब हो जाएंगे, आपके अकाउंट में जो है वो भी चला जाएगा। क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट से रिलेटेड फ्रॉड होता है। कई बार आता है कि 3,000, आप जैसे मान लो आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो HDFC बैंक का, ICICI बैंक का, किसी भी बैंक का, उसमें आपके रिवार्ड पॉइंट होते हैं। हर परचेज पे कंपनी आपको रिवार्ड पॉइंट देती है। मान लीजिए आपके रिवार्ड पॉइंट वहाँ पर 3,000 का रिवार्ड पॉइंट आपके पास है, आपके पास एक मेल आ जाता है कि आपके 2,000 के रिवार्ड पॉइंट पे हम आपको
ऑस्ट्रेलिया का टिकट बुक कर रहे हैं, अब आप एक्साइट हो जाते हो, अरे भाई तो मज़ा आ गया, कंपनी ऑस्ट्रेलिया का हमें विजिट दे रही है। आप जाके उस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए एक ही बात कहते हैं ना, 100 सुनार की और एक लोहार की, तो एक ही बात इन सब के लिए। कभी भी आपके पास अगर किसी भी जगह से मैसेज आता है बगैर बुलाए हुए मेहमान का, कभी भी खातिरदारी मत करो। मेहमान को अगर आपने न्योता दिया है और तब वो मेहमान आया है, उसको खूब खातिरदारी करिए। बगैर बुलाए हुए बुलावा के मेहमान आते हैं तो उनकी खातिरदारी नहीं होनी चाहिए, उनके लिए गेट के घर के दरवाजे बंद होने चाहिए। तो सेम आपको बता देता हूं दोस्तों कि आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बगैर न्योता दिए हुए अगर कोई भी मैसेज आता है, चाहे वो कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, कितना भी फायदेमंद क्यों ना दिख रहा हो, आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। बस सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, आप बचे रहेंगे। मैं कभी नहीं करता, और मैं अपने घर में भी अब सभी को इंस्ट्रक्ट कर दिया हूं कि चाहे कैसे भी अट्रैक्टिव मैसेज हो, कैसा भी फोन कॉल आए आपके पास कि हम आपके लिए ये लेके बैठे हुए हैं, 10 किलो सोना लेके बैठे हुए, ठीक है भाई 10 किलो सोना तुम अपने घर में यूज कर लो, हमें नहीं चाहिए। हमारे पास सोना नहीं है तब भी हम खुश हैं, हमें तुम्हारा सोना नहीं चाहिए। राइट देखिए यहां पर सोशल मीडिया से भी फ्रॉड हो रहा है दोस्तों, OLX पे भी फ्रॉड हो रहा है। OLX पे जहां पर यूज टू सामान बिकते हैं, वहां भी आज के डेट में दोस्तों फ्रॉड होना शुरू हो गया है। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस जानकारी को केवल अपने पास ही ना रखें, इसे थोड़ा सा आगे भी बढ़ाएं, लोगों तक शिफ्ट करें। देखिए चांसेस ऑफ क्लेरिकल मिस्टेक्स। अब दोस्तों ये है ट्रेडिशनल कॉमर्स, कितना वर्कलोड है, एक आदमी है और दोनों तरफ से दोनों अपना अटेंशन खींचना चाहता है उस आदमी का। अब आप ही बताइए क्या ये क्लेरिकल मिस्टेक नहीं करेंगे? और जरा इनको देखिए तो क्या हो रहा है, सिर पे हाथ। क्यों है सिर पे हाथ, आप समझ गए होंगे। इतने सारे फाइल कैसे होगा, कैसे होगा? बस होगा, खूब ढेर सारी गलतियां होगी। अब आइए आपको मैं लेके आता हूं ई कॉमर्स में। देखिए मिस्टेक्स कैसे दूर होगा, री एंट्री का चांस ही नहीं होगा दोस्तों। देखो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट क्रिएशन, डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली। ये डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली, देखिए इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट हुआ, यहां आया। इसके बाद आइए रिक्वेस्ट डन नोटिफिकेशन, अब ये रिक्वेस्ट अप्रूवल देख रहे हैं, यहां आया। रीसेंडिंग टू एम्प्लॉयज, ये है रीसेंडिंग, देख रहे हैं। मतलब सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, कहीं भी पेपर नाम का इस्तेमाल यूज ही नहीं हो रहा है। मतलब आधा से 90% काम तो हमारा कंप्यूटर कर रहा है। हमारे को करना ही क्या पड़ता है, हमारे को तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ विजुलाइज करना पड़ता है दोस्तों। राइट उतना ही नहीं, देखिए आप ई कॉमर्स में जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। अब क्या है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री में, देखिए ये हमारा कस्टमर्स है, कस्टमर्स है। यहां देखिए सबसे पहले यहां कस्टमर्स, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, ये इन्वेंट्री मैनेजर है। सप्लायर्स को कांटेक्ट किया, सप्लायर से कांटेक्ट करने के बाद यहां पर गुड्स, और फिर यहां पर प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल्स आया, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, डिलीवरी वाला आया, कस्टमर्स के पास गुड्स की डिलीवरी दे दिया। तो इन्वेंट्री में तो दोस्तों कम से कम रहेगा गुड्स, यही तो है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। प्लीज जरा इसको समझना, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री आप लोग बहुत जगह पढ़ते हो अकाउंट्स वगैरह में भी। जस्ट इन टाइम का यही मतलब हुआ कि इन्वेंट्री वेयर हाउस में कम से कम हो, जितना कम होगा उतना प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होगा, तो हम प्रोडक्ट के कॉस्ट को भी कम करना चाहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर हम प्रॉफिट इंपैक्ट की बात करें तो अब आइए प्रॉफिट इंपैक्ट में अगर ट्रेडिशनल कॉमर्स में जाएंगे तो प्रॉफिट कम होगा। क्यों कम होगा? एक तो सबसे पहली बात, पुराने कस्टमर्स को ही डील करते रहते हैं, नए के बारे में सोचते भी नहीं है, एरिया लिमिटेड है,
एरिया लिमिटेड है। उतना ही नहीं दोस्तों, इन्वेंट्री आपको ज़्यादा रखना पड़ता है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री तो वहाँ होगा ही नहीं, इन्वेंट्री ज़्यादा रखना पड़ेगा। ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा होता है। अब ये सर ओवरहेड कॉस्ट क्या है? देखो, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा होता है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट उसमें होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का कॉस्ट होता है। सर बहुत सारे कॉस्ट ऐसे होते हैं जो कॉस्ट ऑनलाइन में ख़त्म हो जाता है, जैसे पेपर का ही कॉस्ट ले लो, तो ये भी आपका ओवरहेड कॉस्ट है सर। पेपर के स्टोर करने का कॉस्ट ले लो, पेपर के मूव करने का कॉस्ट ले लो, ये सारे कॉस्ट ही तो है, सब कॉस्ट ही हैं। अब देखिए यहाँ पर कहता है रिड्यूस प्रॉफिट होगा, कॉस्ट इनकर्ड, मिडिल मैन ज़्यादा होता है। देखिए आपको याद होगा मैंने दिखाया था यहाँ पर कितना ज़्यादा मिडिल मैन था, प्रोडक्ट और मतलब डिमांड और सप्लाई साइड में मैंने दिखाया था। ये देखिए यहाँ पर मिडिल मैन हमेशा ज़्यादा होता है। ये आपका सप्लाई साइड है, देखिए सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, ये सारे लोग हैं। देखो इतने सारे लोग हैं, प्रॉफिट इतने में बटेंगे, प्रॉफिट इतने में बटेंगे। लेकिन यहाँ आइए तो देखिए, तो ये ई कॉमर्स है, देखिए कहाँ गए, ये सब खत्म हो गए। देखो सीधा क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ, वेयर हाउस में गया, शिपिंग हुआ, कस्टमर्स के पास आ गया, खत्म। सर खत्म हो गए, कहाँ गए, कहाँ गए रिटेलर, कहाँ गए सप्लायर, कहाँ गए मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, सबको खत्म कर दिया हमने। देखिए ये है यहाँ पर, तो यहाँ थोड़े से चेन में लोग कम हो जाते हैं। चेन में लोग कम होने के कारण क्या होते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट इम्पैक्ट जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, यहाँ पर कम हो जाएगा। अच्छा, सेल्स यहाँ आपका लिमिटेड होगा क्योंकि आप पुराने कस्टमर्स को ही डील करने में लगे रहते हैं। दोस्तों देखो, अब अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स में इसमें बात करें, सॉरी ये ट्रेडिशनल नहीं होगा, यहाँ पर ई कॉमर्स होगा। अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो इंक्रीज प्रॉफिट होता है, कॉस्ट कम हो जाता है, प्रोसेस आपका स्ट्रीमलाइन हो जाता है और सेल्स आपकी बढ़ जाती है। अब आइए यहाँ पर एक वर्ड है प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होना। देखो मैं छोटी सी बात बताऊंगा आपको, स्ट्रीमलाइन करने का मतलब होता है कि आप अपने प्रोसेस को हमेशा इम्प्रूव करते रहते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं। मतलब कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आप दोस्तों प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। अगर कॉन्टिन्यूस बेसिस पे प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाए तो इसे हम स्ट्रीम लाइनिंग कहते हैं प्रोसेस का। देखिए यहाँ पर प्रोसेस का स्ट्रीम लाइनिंग को दर्शाया गया है कि एक्सेस एग्जिस्टिंग प्रोसेस, फिर आप उसे एनालाइज करते हैं, फिर उसे स्ट्रीमलाइन करते हैं, ब्रेक डाउन द प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस खराब वगैरह होते हैं उसे आप हटा देते हैं, और फिर गो विद द बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज। ये आपका होता है स्ट्रीमलाइनिंग में। आपका दोस्तों ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स के बीच में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस हमने कंप्लीट करा दिया, यही डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं, किसी न किसी रूप में। देखो चाहे एमसीक्यू में आ जाए तो एमसीक्यू में आ सकता है, मॉक टेस्ट पेपर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आना दर्शाता है दोस्तों कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की चांस ज़्यादा होती है। आरटीपी हो गया, मॉक टेस्ट पेपर हो गया, एमटीपी हो गया, है ना, प्रैक्टिस मैनुअल हो गया। अगर इन सब में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब आप समझ लो कि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये देखिए यहाँ पेमेंट है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स है, मैंने बताया था इंस्टेंटली होता है, यहाँ पर समय लगता है। लेकिन यहाँ बताया गया कि अब ई कॉमर्स वाला भी चाहते हैं 4 आवर्स में डिलीवरी देने के लिए, और इसके लिए इन्होंने देखिए यहाँ पर ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया है। अमेरिका में ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल करके ये काम किया जा रहा है। एग्जाम्पल आपके बुक में ही था, तभी हमने वहाँ पर आपको विजुलाइज कराया है बेटे। फ्रॉड की अगर बात करें तो यहाँ पर रिलेटिवली लेसर फ्रॉड होगा, क्योंकि जो इंटरेक्शन होता है बायर और सेलर के बीच में वो फिजिकली होता है, पर्सनल होता है। यहाँ पर लैक ऑफ फिजिकल प्रेजेंस होता है मार्केट में, अनक्लियर लीगल इश्यूज होते हैं जिसके कारण फ्रॉड ज़्यादा होते हैं। लीगल इश्यूज अनक्लियर होता है, लोगों को बहुत सारी बात पता भी नहीं होता है, और फिजिकल प्रेजेंस नहीं होने के कारण यहाँ पर फ्रॉड ज़्यादा होते हैं। अब दोस्तों एक मिनट देखो, अगर आप इसमें जैसे एग्जाम में लिख रहे हो तो एग्जाम में लिखने में जरूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड लिखा ही जाए, आपको जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप इसे प्रेजेंट कर सकते हो। देखिए हाँ, ये वाला पॉइंट फ्रॉड है तो फ्रॉड होनी चाहिए। अब जैसे ये प्रोसेस का पार्ट है तो ये प्रोसेस ही होगा,
प्रोसेस है तो प्रोसेस ही होगा, राइट। अब जैसे यहां पर है बिकॉज ऑफ मैनुअल प्रोसेसिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन चांसेस ऑफ क्लेरिकल मिस्टेक्स जो होता है वो हाई होता है। यहाँ पर क्लेरिकल मिस्टेक्स जो होता है वो कम होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग होता है। ऑटोमेटेड का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि सॉफ्टवेयर होते हैं इस काम में लगे हुए, इस काम में इंसान को हटा दिया जाता है, इंसान को रखा ही नहीं जाता इस काम में। तो जहाँ सॉफ्टवेयर लगा रहेगा, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर काम करेगा, वहाँ पर तो निश्चित रूप से ये काम होगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन मिनिमाइजेज द क्लेरिकल एरर्स। उतना ही नहीं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर कैन हैव बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो होता है वो JIT का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो दोनों पार्ट आ गया, एक तो क्लेरिकल मिस्टेक्स कम होगा, दूसरा आप यहाँ JIT का इस्तेमाल कर लेते हैं मैन्युफैक्चरर, जिससे आपका इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और अल्टीमेटली आपके कॉस्ट कम हो जाते हैं, प्रॉफिट इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ जो कॉस्ट इनकर्ड होता है मिडिल मैन के लिए, यहाँ ओवरहेड कॉस्ट होता है, यहाँ इन्वेंट्री का कॉस्ट होता है, उतना ही नहीं आपके सेल्स कम होते हैं जिसके कारण प्रॉफिट कम हो जाता है। सर यहाँ प्रॉफिट आपके ज़्यादा होता है, प्रॉफिट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत सारे कॉस्ट जो अभी हमने यहाँ बात किया वो कॉस्ट यहाँ पर कट हो जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर सेल्स इंक्रीज हो जाएगा, कटिंग कॉस्ट, स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेटिंग प्रोसेस, इससे प्रॉफिट मार्जिन मैन्युफैक्चरर का इंक्रीज हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर जो होगा डिस्काउंट रेट पे सामान बेच पाएगा कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, क्योंकि उसके अल्टीमेटली कॉस्ट कम हो गए, प्रॉफिट बढ़ गए उसके। इसके बाद है कस्टमर कैन गेट बेटर प्राइस। दोस्तों अब यहीं पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये लगता है, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये लगता है कि जो सामान ऑनलाइन बिकता है और उसकी प्राइस अगर कम होता है तो उनको ये कहीं ना कहीं माइंड में होता है कि सामान घटिया होगा। ऐसी बात नहीं है। इवन आपको जो फिजिकल स्टोर्स वाले होंगे, जो ट्रेडिशनल सेल्स वाले होंगे, वो आपको यही दलील देगा कि ऑनलाइन में मत जाना, ऑनलाइन में जो तुम्हारे सामान मिलेंगे वो घटिया सामान मिलेगा। दोस्तों आप उस पर भरोसा मत करना। ऐसा नहीं होता कि ऑनलाइन में सामान हमेशा सामान घटिया ही मिलता है, नहीं ऐसा नहीं होता। वो तो आपको ट्रेडिशनल में भी घटिया सामान दे देते हैं। देखिए यहाँ पर जो जितनी चांस घटिया सामान का और ट्रेडिशनल में उतनी ही ऑनलाइन में भी है। तो प्राइस वहां कम क्यों होता है? क्योंकि बीच के मिडिल मैन के खर्चे कम हो गए, राइट। अब ये जो आपका है इसको मैं आपको एक बार जरूर कहूंगा कि जैसे मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, याद होगा, कि आप लोगों को दोस्तों एक काम करना चाहिए कि अब इसका एक आपको हैंड नोट बनाना चाहिए। अब उसमें ज़्यादा नहीं लिखना अपने को, राइट। उसमें अपने को कम से कम चीज़ें लिखने हैं और टू दी पॉइंट बातों को यहाँ पर प्रेजेंट करना है, ना कि उसमें इट इज सेंटेंस बना के नहीं लिखना है। सबसे बड़ी बात देखो, जैसे मैं आपको बताऊं, अब डेफिनेशन है, यहाँ पे हमने TC ट्रेडिशनल कॉमर्स कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया EC इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं कि कैसे आप हैंड नोट्स क्रिएट करेंगे अपने घर के। इसका इस्तेमाल एग्जाम के समय में आपको बहुत बेनिफिट देगा दोस्तों। ये कम से कम समय में ये आपको रिवाइज करा देगा। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के समय में भी, मैं देखता हूं कि ट्रेडिशनल बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब स्टडी मैथ से पढ़ रहे हैं, गलत है। उस समय में स्टडी मैथ से नहीं पढ़ना चाहिए। उस समय में तो आपको जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या जो हमारा क्वेश्चन आंसर का बुकलेट है जो हम आपको दे रहे हैं, आपको उससे पढ़ाई करनी है, ना कि आपको स्टडी मटेरियल से पढ़नी है। देखिए अब जैसे डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन में ये ट्रेडिशनल कॉमर्स में सीधा हम लिखेंगे एक्सचेंज मैनुअल, बस। और यहां लिखेंगे एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम में हमें इसको बना के लिखना पड़ेगा, बच्चे ध्यान रखना, एग्जाम में हमें इसे बना के लिखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर
हम केवल अपने लिए सिर्फ इतना चीज तैयार कर रहे हैं कि कैसे हमें वो चीज याद आ जाए। जब हम रिवाइज करेंगे ना तो रिवीजन के समय आपको ये सारी बात रिकॉल करा देगा, राइट। अब देखो डेफिनेशन के बाद जैसे वहां पर था लोकेशन, तो लोकेशन में क्या था आपको याद ही होगा कि यहां मार्केट प्लेस होगा, मतलब यहां के लिए हमें मार्केट प्लेस चाहिए, यहां के लिए सर मार्केट स्पेस चाहिए, मार्केट स्पेस चाहिए। दूसरी बात क्या था कि यहां पर हमें देखना है कि जो लोकेशन कन्वीनियंट हो, बायर एंड सेलर, साथ के साथ लो कंपटीशन, जहां कंपटीशन कम हो वहां जाएंगे। लेकिन जब आप इधर आते हैं तो यहां तीन चीज मैटर करेगा। लोकेशन जो हमारा होना चाहिए वो लोकेशन हमारा ऐसे जगह होना चाहिए जो विजिबल हो टू ऑल, विजिबल टू ऑल, सभी के लिए विजिबल हो। मतलब हमें वेबसाइट भी बनाने हैं, हमें मोबाइल ऐप भी बनाने हैं, और साथ के साथ जितने भी ऑनलाइन मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल्स हैं, वहां पर अपनी प्रेजेंस दिखानी है। प्रेजेंस मतलब वहां पर हमारी लिंक अवेलेबल हो, हमारी वेबसाइट का लिंक वहां अवेलेबल हो। अब देख रहे हैं हम कितना कट शॉर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही अपने को हैंड्स नोट क्रिएट करने हैं। अब जैसे लोकेशन हमारा कंप्लीट हुआ, तो लोकेशन के बाद जो हमारा पॉइंट था, जैसे हम कहते हैं साइज। अब साइज में यहां पर जो प्रोडक्ट का टाइप है, जो प्रोडक्ट की संख्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स, ये डिसाइड करेगा हमारा साइज कि स्टोर्स का साइज हमारा क्या होगा, स्टोर्स का हमारा साइज क्या होगा। लेकिन जब हम इधर आएंगे तो यहां पर साइज में आता है कि नहीं, ये चीज नहीं होगा। यहां में प्रोसेसिंग स्पीड, बैंडविड्थ एंड स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब वो हार्ड डिस्क कितने आपके पास स्टोरेज है, तो स्टोरेज कैपेसिटी आपके पास कितना है दोस्तों, यहां पर ये मैटर करेगा कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी कितने, ठीक है। ये हो गया हमारा साइज में। इसी तरीके से अब जैसे बाकी के पार्ट थे दोस्तों, इसी तरीके से आप इसमें अपना हैंड्स नोट क्रिएट कर सकते हो। देखो ये जरूर आप लोगों को करना है। हैंड्स नोट अगर आप क्रिएट कर लेते हो, मतलब जो जो चीज आपको लगे कि ये याद रख आने से हम पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं। देखो जितनी बात आपको लगे, ये खुद आप, अच्छा पर्सन टू पर्सन थोड़ा ये डिफर भी करेगा कि अगर किसी इंसान को लगता है कि हमें, अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहेंगे सर देखो मेरे को तो अगर ये याद आ जाए ना, जैसे हमने यहाँ लिखा लोकेशन कॉन्वीनियंट बायर एंड सेलर, तो बहुत बच्चे ने कहा बायर सेलर हटा दो, अगर तुम्हें लगता है हटाना है हटा दो। तो बेटे आपको हैंड नोट्स जो हमेशा तैयार करना चाहिए वो कीवर्ड्स का तैयार करना चाहिए, ताकि जब आप रिवाइज करने जाओ तो वो चीज जैसे आपके सामने आए तो आपको तुरंत पता पड़ जाए, सारी पिक्चर घूमना शुरू हो जाए, राइट। इस चीज को आप यहां पर हैंड्स नोट्स में जगह देना, हैंड नोट्स में जगह देना। अब देखिए आपको मैं अगर अपने नोट्स की बात करूं, जो नोट्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, अगर हम उस नोट्स की बात करें,
देखिए इसमें तो हमने मैक्सिमम जो काम किया है दोस्तों, उसमें हमने स्टडी मटेरियल को एज इट इज़ रखने का कोशिश किया है। बहुत ज़्यादा हमने चेंज करने का काम नहीं किया यहाँ पर। तो ये आपको एज गुड एज स्टडी मैट ही दिखेगा। अब जैसे आप देखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन आ चुका है। और मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ कि जो चीज़ प्रैक्टिस मैनुअल में आ जाते हैं उससे एग्जाम में क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो देखिए ये तो हमारा अब जैसे डेफिनीशन हो गया, लोकेशन हो गया। तो बेटे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हमने जो दिया है वो हमने आपको, तभी मैं कह रहा हूँ कि आप स्टडी मैट और इसके अलावे आपको हैंड नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए। वो हैंड नोट्स हम आपको इसलिए नहीं देना चाहते हैं दोस्तों क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, आप में अलग होगा। हो सकता है कि कई स्टूडेंट को जो पॉइंट मैं दे रहा हूँ उसको वो याद करने से भी उसको पूरा सेंटेंस फ्रेम नहीं होता है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि स्टूडेंट को खुद करना चाहिए। इसमें कोई ऐसा डेलिबरेट चीज़ नहीं है दोस्तों, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये काम आप खुद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। आइए इसके बाद आप देखिए एक टॉपिक और आज हम लोग करेंगे। अभी एडवांटेज वाला जो टॉपिक था, बेनिफिट्स वाला टॉपिक ई कॉमर्स का, वो आज की क्लास में नहीं अगली क्लास में होगा। अभी एक छोटा सा टॉपिक है जो टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स का इलस्ट्रेशन, मतलब ये ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे ये ट्रांजेक्शन्स होता है। तो दोस्तों आइए इसको हम पहले विजुलाइज करते हैं, फिर हम स्टडी मटेरियल से आपको दिखाएंगे। राइट अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में ऑलरेडी दिखा दिया था कि किसी भी क्वेश्चन को आप, किसी भी टॉपिक को आप ना तो ओवर इम्फेसाइज करें ना उसे आप अंडर एस्टिमेट करें। ओवर इम्फेसाइज भी नहीं करना है, अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है। हर टॉपिक को आपको इक्वली लेके चलना है। जब आप स्टडी करते हैं तो इक्वली लेके चलें आप टॉपिक को। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, जब आप जाते हैं ई कॉमर्स में तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है लॉगिन करने का। लॉगिन करने के मतलब ई कॉमर्स सिस्टम में जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप अमेजोन के वेबसाइट पे जाते हैं, अकाउंट खोलते हैं, मतलब अमेजोन कहने का मतलब ई सेलर। देखो यहाँ पर लॉगिन के लिए है। दूसरा होता है कि आप अपने मोबाइल में उसका ऐप खोल लेते हैं, ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं और उसमें भी आप अपना अकाउंट वगैरह वहाँ पर बना लेते हैं। राइट, तो दो रास्ते हैं। सबसे पहला स्टेप पे लॉगिन करने के दो रास्ते, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्टेप 1 पे हूँ मैं। आप सबसे पहले जाते हैं, या तो आप वेबसाइट पे जाते हैं या आप उस कंपनी का ऐप डाउनलोड करते हैं और उसके बाद उसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद आता है ई ट्रांजेक्शन का स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आप आते हैं, प्रोडक्ट के टाइप को सेलेक्ट करते हैं। देखिए प्रोडक्ट सिलेक्शन अलग है, टाइप सिलेक्शन अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आटा चावल दाल खरीदना है तो आप ग्रोसरी वाले प्रोडक्ट के टाइप को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको कपड़े खरीदना है तो आप अपैरेल वाले टाइप को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको मोबाइल खरीदना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वाले टाइप को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं टाइप का सिलेक्शन बता रहा हूं। देखिए यहां पर प्रोडक्ट के टाइप हैं, ये बेबी प्रोडक्ट है, ये टॉयज एंड गेम्स है। देख रहे हैं ये टाइप है। तो ये जो टाइप है, सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट के टाइप को सेलेक्ट करते हैं। जब हम प्रोडक्ट के टाइप को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट का टाइप दिया गया है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर सर्च प्रोडक्ट। अब उस टाइप में हम प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में अब बताइए कौन सी मोबाइल चाहिए। तब हम अपने प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। वो हमारा चौथा स्टेप। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड स्टेप, मतलब एक बार रिपीट करेंगे। ये चीज हमें सीक्वेंस में ही लिखना पड़ेगा एग्जाम में। सबसे पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन हमारे पास दो तरीके से होगा, या तो हम वेबसाइट में जाएंगे अकाउंट क्रिएट करेंगे, या हम ऐप डाउनलोड कर लेंगे और वहां पर अकाउंट क्रिएट करके हम लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप पे अब प्रोडक्ट के टाइप को सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें किस टाइप के प्रोडक्ट चाहिए। जब टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं तब आता है तीसरे नंबर की बारी, स्टेप की बारी, जहां पर हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं जो प्रोडक्ट हमें परचेज करना होता है। अब आइए चौथे नंबर पे, यहाँ चौथा पांचवा स्टेप एक साथ इनकॉर्पोरेट किया गया है।
अब देखिए आपका ऑर्डर का डिटेल्स यहाँ दिख रहा है, मतलब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो यहाँ पर आपके ऑर्डर के डिटेल्स दिख रहे हैं। देखिए ऑर्डर का डिटेल्स है, मतलब ई कॉमर्स साइट आपको ऑर्डर्स का डिटेल दिखा के फाइनल कंफर्मेशन मांगता है। फाइनल कंफर्मेशन आपसे मांगता है कि आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, यही प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो, एक बार फिर से देख लो, फिर से देख लो, फिर से देख लो। जब आप कहते हैं हाँ जी यही प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट हमें परचेज करना है, तब आप चले जाते हैं छठे स्टेप पे, 6th स्टेप पे जाते हैं। मतलब चौथे पे और 5वें पे ये हुआ कि आपने सेलेक्ट किया, ऑर्डर प्लेस किया, कंपनी ने आपको फिर से प्रोडक्ट को दोबारा दिखाया, बोला यही प्रोडक्ट है ना, एक बार फाइनल चॉइस बना लो। आपने कहा हाँ फाइनल चॉइस है, डन करो इसे। अब आप आते हैं पेमेंट वाले पार्ट पे। पेमेंट वाले कंपनी सबसे पहले आपसे पूछते हैं बताओ पेमेंट का मोड क्या होगा। अब आपने कहा कैश ऑन डिलीवरी लेना है, कई प्रोडक्ट में कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता है, तो जो कंपनी आपको मोड अवेलेबल कराते हैं, ऑप्शंस देते हैं, लिस्ट देते हैं, पूछते हैं बताओ इसमें से क्या चाहिए तुम्हें। अब आपने कहा जी हमें ऑनलाइन मोड पे जाना है, तो जब आप ऑनलाइन मोड पे जाएंगे तो आप ऑनलाइन पे भेज देगा। आप कहेंगे हमें पेटीएम से करना है, पेटीएम पे भेज देगा। जिस मोड पे आप कहेंगे उस मोड पे कंपनी आपको शिफ्ट कर देती है। शिफ्टिंग के बाद देखिए आप यहाँ पर आपके पास आता है पासवर्ड वगैरह, फिर ओटीपी आता है। जब आप ओटीपी पासवर्ड दे देते हैं आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर आपने ओटीपी जमा किया, आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हुआ, तो जिस समय पे आपको बोला गया था डिलीवरी होगा, उस समय पे आपके घर में डिलीवरी हो जाएगा। ये 8 स्टेप्स में आपके ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस को कंक्लूड किया गया है आपके स्टडी मटेरियल के अंदर। आइए आप कहेंगे सर एक बार हम स्टडी मैट से देखना चाहेंगे। बिल्कुल देखिए सर, स्टडी मैट से, स्टडी मैट से देखे बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। देखिए पहला स्टेप, या तो वेबसाइट पे जाइए, दूसरा गूगल के प्ले स्टोर पे जाइए या एप्पल पे जाइए, वहाँ से अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए। स्टेप नंबर 2, टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो आप खरीदना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करिए। तीसरा स्टेप, प्रोडक्ट जो उसमें लिस्ट है उसमें से अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करिए। अब देख रहे हैं कितना कम हम पढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे सर आप तो पूरा पढ़ना दूसरी क्लास में ही बंद कर दिए। सर देखो समय वेस्ट होगा, समय वेस्ट होगा, क्योंकि अगर हम आप इसको ज़्यादा पढ़ोगे ना तो इसमें पढ़ने लायक कुछ है नहीं। जहाँ पढ़ने लायक होगा सर हम जरूर पढ़ेंगे, हम पूरा पढ़ के दिखाएंगे आपको, लेकिन यहाँ पर पूरा रीड करने लायक नहीं है सर, राइट। अब देखिए चौथे नंबर पे यूजर मेक्स द फाइनल चॉइस, आप फाइनल चॉइस बनाते हैं और फाइनल चॉइस के बाद आप पेमेंट के लिए चले जाते हैं। जब आप पेमेंट के लिए जाते हैं तो कंपनी आपको शोज ऑल द डिटेल्स इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट बीइंग बॉट एंड फाइनल प्राइस ऑफ द सेम, ये सब कंपनी आपको डिस्प्ले करती है। यही था चौथा और पांचवा। अब छठा में, वंस यूजर गोज फॉर ऑनलाइन पेमेंट, जब आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए जाते हैं तो वेंडर आपको डिस्प्लेज करता है पेमेंट के ऑप्शंस, जैसे आपको देगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारे ऑप्शंस आपको डिस्प्ले करेगा। वंस यूजर सेलेक्ट द पेमेंट ऑप्शन ही इज डायरेक्टेड टू द पेमेंट गेटवे। अब देखो मैं रीड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि रीड करना जरूरी है। आपको पेमेंट गेटवे पे भेज देता है। पेमेंट गेटवे क्या होता है दोस्तों? जहां पर आपका पेमेंट प्रोसेस होता है। जैसे पेटीएम है तो पेटीएम के पेमेंट गेटवे अलग होगा, है कि नहीं? तो पेमेंट गेटवे होता है जहां से आपकी पेमेंट की प्रोसेसिंग होती है। ही एंटर्स online one time password, OTP password, and the payment is made by credit card. Once the payment is made, the confirmation mail or SMS received by the user, आपके पास एक SMS आ जाता है। Based on the delivery terms, product is delivered to the customer in a specified time. जो specified time होगा उसमें आपके घर पे प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाएगी। देखिए ये आपका आज की क्लास में दोस्तों निश्चित रूप से हमारे टॉपिक की संख्या तो कम हुआ है, लेकिन मतलब नंबर ऑफ टॉपिक्स, 2 ही टॉपिक हम कर पाए हैं। पर आप देखिए एक टॉपिक को कराने में हमें 5 से 7 मिनट भी नहीं लगा, जबकि एक टॉपिक को कराने में हम पिछले 1.5-2 घंटे से बोले जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक लेंदी होते हैं, लंबे टॉपिक होते हैं, तो उस टॉपिक में समय लगता है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और भी जगह सब्जेक्ट में अगर आप पढ़ते होंगे तो कुछ लंबे टॉपिक होता होगा तो उसमें एक क्लास पूरा लग जाता है। तो सर इसीलिए हमने इसमें पूरा क्लास दिया, क्योंकि आपके एग्जाम में ये जब क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का क्वेश्चन लेके आ सकता है, डिफरेंस वाला 8 नंबर के क्वेश्चन
इसलिए इसे अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। सर देखो, अगली क्लास में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगा, उस नेक्स्ट क्लास में हम आपको 2-4 मिनट 5 मिनट पहले इसको एक बार रिवाइज करवाएंगे। रिवाइज कराने के बाद फिर हम अगली क्लास को स्टार्ट करेंगे। अब हमारा ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि हम पहले रिवीजन करेंगे पिछली क्लास का और फिर अगली क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। रिवीजन के लिए हम अपना क्वेश्चन आंसर वाला बुकलेट इस्तेमाल करेंगे और रिवीजन भी आप देखना हम कैसे करेंगे। यही शॉर्ट वाला फॉर्म, हम पूरा नहीं बोलेंगे रिवीजन में, शॉर्ट में हम रिवाइज करेंगे, तभी तो 5 मिनट में रिवाइज होगा, राइट। लेकिन इतना के बावजूद भी मुझे लगता है कि जब कोई बच्चे ये पूछता है एग्जाम के समय में कि सर रिवाइज कैसे करें, अरे रिवीजन करा के तो मैं आपको दिखा रहा हूं, उसकी तो हैबिचुअल बना दिया हूं आपको मैंने। तो दोस्तों जो रिवीजन का तरीका अभी हमारा होगा उसी तरीके से आप रिवाइज करें। हैंड्स नोट जरूर साथ के साथ तैयार करते चलें, हैंड्स नोट को पेंडिंग मत कर लेना, उसको साथ के साथ तैयार करते चलो। और एक जो बात आपको मैंने आज बताया है वो भी ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, रेफर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।